अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग फांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ब्रायोफाइट्स, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइट्स की हम फुल डिटेल देखेंगे, ठीक है ना। ब्रायोफाइट्स में हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, ठीक है, इनकी सब डिटेल देखेंगे और थोड़ी बहुत जो है इनकी रिप्रोडक्शन की डिटेल भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो बहुत डिटेल से ये लेक्चर चलने वाला है, ठीक है, काफ़ी लॉन्ग ये लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना। तो आपने सारा लेक्चर कंप्लीट देखना है, एक फुल कॉन्सेप्ट फुल जो है वो इंट्रोडक्शन के लिए ब्रायोफाइट्स की, ठीक है ना। तो आपने साथ जुड़े रहना है। तो ब्रायोफाइट क्या है? ब्रायोफाइट जो है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि ऐसे प्लांट, जो ब्रायोफाइट वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से निकला है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट जो पानी देने पर स्वेल कर जाते हैं, प्लांट दैट स्वेल अपॉन हाइड्रेशन, ठीक है। ऐसे प्लांट जिनको जब पानी दिया जाता है तो वो स्वेल कर जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स की जो एक जनरल टर्म है जिसको इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, ग्रुप ऑफ प्लांट्स, प्लांट के ग्रुप को एक्सप्लेन करने के लिए इस टर्म को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है ना, दीज आर सीडलेस। सीडलेस का मतलब है कि ऐसे प्लांट जो सीड नहीं प्रोड्यूस कर सकते और स्पोर के ज़रिए खुद को स्प्रेड करते हैं, ठीक है ना, स्पोर की हेल्प से स्प्रेड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। क्लियर? तो ऐसे प्लांट जो सीड, द प्लांट्स दैट कांट प्रोड्यूस सीड एंड स्प्रेड देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स आर कॉल्ड ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो अगर हम ब्रायोफाइट्स के अंदर देखें कि इनको नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या है कि इसके अंदर जाइलम फ्लोइम कुछ नहीं होता है। पानी जो होगा प्लांट ऑब्टेन करेगा थ्रू डिफ्यूजन, जाइलम फ्लोइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। दैट्स वाई वी कॉल इट एज नॉन वेस्कुलर, ठीक है। और क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट होते हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है ना। दीज क्रिप्टोगैम्स आर दोज प्लांट विच आर सीडलेस, ठीक है, सीड नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है ब्रायोफाइट्स को। और जो हमारे पास टेरिडोफाइट होते हैं ना, ये हमारे पास क्या होते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स आर टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स आर दी नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। तो ब्रायोफाइट्स ओनली लैंड प्लांट है जिसके अंदर डोमिनेंट जो होती है गमीटोफिटिक जनरेशन होती है, ठीक है। तो इनके अंदर जो गमीटोफाइट वाली जनरेशन होती है, गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन होती है, ये क्या होती है, डोमिनेंट होती है। तो ये ओनली लैंड प्लांट है जिनके अंदर ये गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन जो होगी वो डोमिनेट करेगी। बाकी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होगी वो डोमिनेट करेगी। लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर गमीटोफिटिक जनरेशन जो होती है ये डोमिनेंट होती है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या होता है कि जो इनकी प्लांट बॉडी होती है ना, जो ब्रायोफाइट्स की होती है, तो आप देख सकते हो इनकी प्लांट बॉडी मोस्टली थैलॉइडेड होती है। मतलब कि ये स्टार्टिंग में जो होते हैं ना, लैंड पे जो प्लांट की प्रोडक्शन होनी शुरू हुई तो ये ब्रायोफाइट्स ही हैं। तो इसका मतलब प्लांट इसकी अलगा की तरह ही होगी, थैलॉइडेड होंगी, क्योंकि अभी इनके अंदर डेवलपमेंट होके ही टेरिडोफाइट की तरफ ये जाएंगे। तो ये अभी स्टिल जो है वो प्रोसेस में है, डेवलपमेंट में, और ये रिजेंबल करते हैं थोड़े बहुत थैलोफाइट्स यानी कि अलगा के साथ, ठीक है ना, अलगा के ग्रुप के साथ ये रिजेंबल करते हैं, ठीक है। तो इनका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है वो रिजेंबल करता है थैलोफाइट्स के बाद, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि ये बहुत प्रिमिटिव प्लांट है, सिंपलेस्ट प्लांट है अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो इनके अंदर स्पर्म और एग्स जो होते हैं, ठीक है ना, तो स्पर्म्स इनके अंदर होगा, जो मेल गैमेट होगा वो स्पर्म होगा, गैमेट इज स्पर्म, ठीक है, वो हमारे पास है स्पर्म। और अगर हम बात करें फीमेल गैमेट की तो वो क्या है, एग, ठीक है, 1n स्पर्म है, ठीक है ना, और एग है हमारे पास। तो क्या होगा कि जो स्पर्म होगा ना, ये क्या होगा, फ्लैजिलेटेड होगा।
फ्लैजिलेटेड का मतलब है कि ये मोटाइल होता है, फ्लैजला की हेल्प से मूव करता है, और ये फ्लैजिलेटेड स्पर्म जो होगा वो मूव करके इस एग के पास आएगा और यहाँ पे क्या होगी, फर्टिलाइजेशन। यही वजह है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं ये पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, बिकॉज देयर फ्लैजिलेटेड स्पर्म नीड वाटर टू मूव, ठीक है, टू मूव टुवर्ड द एग, ठीक है ना। तो दैट्स वाई ब्रायोफाइट्स कांट लिव विदाउट वाटर, ठीक है, वाटर के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं कि एम्फीबियन है प्लांट किंगडम के, दीज आर दी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, बिकॉज दे कांट लिव विदाउट वाटर, ठीक है, दे नीड वाटर, ठीक है, फॉर फर्टिलाइजेशन दे नीड वाटर, ठीक है, इनको वाटर की ज़रूरत होती है अपनी जनरेशन को नेक्स्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने स्पर्म को मूव करवाने के लिए, क्लियर। तो उसके बाद अगर हम एक डेफिनेशन देखते हैं इसकी ब्रायोफाइट्स की, तो डेफिनेशन में हम देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट है ये नॉन वेस्कुलर नॉन फ्लावरिंग है, नॉन वेस्कुलर नॉन फ्लावरिंग, ना तो इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू है ना इनके अंदर फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी एक जैसे ही होते हैं, और ऐसी कंडीशन को हम होमोस्पोरस कंडीशन कहते हैं, ऐसे प्लांट जो एक तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और बाद में वो स्पोर जो मेल स्पोर और फीमेल स्पोर के अंदर डिफ्रेंशिएट होते हैं, जिनको मेल को स्पोर को माइक्रोस्पोर कहते हैं, ठीक है, और फीमेल स्पोर को मैक्रोस्पोर कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर माइक्रो या मैक्रोस्पोर की कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, इनके अंदर एक जैसे स्पोर ही बनते हैं, इसीलिए इसको हम होमोस्पोरस कंडीशन कहते हैं। और ये सीडलेस प्लांट्स हैं, इनके अंदर सीड्स भी नहीं बनते हैं। तो नॉन वेस्कुलर नॉन फ्लावरिंग होमोस्पोरस सीडलेस प्लांट, जिसके अंदर क्या होता है, गिमीटोफाइट, गिमीटोफाइट इज डोमिनेंट, गिमीटोफाइट एक डोमिनेंट जनरेशन है इसके अंदर, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि जस्ट ब्रायोफाइट्स के अंदर गिमीटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है। गिमीटोफिटिक जनरेशन क्या है, गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होती है कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो गिमीटोफाइट होता है, बाकी टेरिडियोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर गिमीटोफाइट डोमिनेंट जनरेशन और स्पोरोफाइट इस गिमीटोफाइट के साथ अटैच है, ठीक है। गिमीटोफाइट के साथ कौन सी चीज़ अटैच है, स्पोरोफाइट, और ये गिमीटोफाइट के ऊपर अटैच और इसके ऊपर डिपेंडेंट भी है, ठीक है ना, डिपेंडेंट, ठीक है। मोस्टली कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है और कभी कभी पार्शली डिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। तो स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली और पार्शली डिपेंडेंट ऑन दिस गमीटोफाइट, ठीक है, फॉर फूड। स्पोरोफाइट बेचारा फूड ही नहीं तैयार कर रहा, वो गमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मोस्टली तो गमीटोफाइट डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन इसमें उल्टा केस है, गमीटोफाइट जी जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो कहता है मुझे नहीं किसी की ज़रूरत है। स्पोरोफाइट बेचारे को इसके पास खुराक के लिए जाना पड़ता है, दैट्स वाई स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन दी गमीटोफाइट, क्लियर। तो उसके बाद न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होता है ये स्पोरोफाइट, ठीक है, गमीटोफाइट के ऊपर। थोड़ा जनरल करैक्टर्स देख लें हम यहाँ पे, जनरल करैक्टर से गो थ्रू करते हैं हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स के हैं। अगर हम जनरल करैक्टर्स की बात करें तो दूसरे अदर प्लांट्स की तरह ये जो है ये सिंगल इंडिविजुअल के तौर पर नहीं पाया जाता, मोस्टली ये ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे दूसरे प्लांट्स जो हैं वो एक सिंगल इंडिविजुअल के तौर पर भी पाए जाते हैं, लेकिन ये ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स। दीज आर प्रेजेंट इन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, ग्रुप्स के अंदर ये देखने को मिलते हैं। मोस्टली ये देखने को मिलते हैं ह्यूमिड और शेडी प्लेसेस में, ह्यूमिड एंड शेडी प्लेसेस, ठीक है, ह्यूमिड और शेडी प्लेसेस में ये देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इसके अंदर
हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन भी देखने को मिलती है। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन का वो केस होता है जिसके अंदर स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट जनरेशन दोनों ही रेगुलरली अल्टरनेट करती रहती हैं। मतलब कि एक फेज में गेमीटोफिटिक जनरेशन आ रहेगी, दूसरी फेज में स्पोरोफिटिक जनरेशन आ रहेगी। तो जिसके अंदर ये दोनों जनरेशन रेगुलरली अल्टरनेट करती रहती हैं, तो इस कंडीशन को हम हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें गेमीटोफाइट की, तो इसके अंदर जो है वो ब्रायोफाइट्स में गेमीटोफिटिक जनरेशन जो होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है गेमीटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी होगी, जो फोटोसिंथेटिक होगी, क्लोरोफिलस होगी, जो खुराक अपने खुद तैयार कर सकती है, इनके अंदर वो गेमीटोफाइट है। गेमीटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, इनके अंदर, और ये न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। दीज आर इंडिपेंडेंट, दीज आर नॉट डिपेंडेंट। ठीक है ना, दूसरों से ये मांगते नहीं है, ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट है। वाइल स्पोरोफाइट इज कम्प्लीटली और पार्शली डिपेंडेंट ऑन दी गेमीटोफाइट। लेकिन क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट है ये कम्प्लीटली और पार्शली डिपेंडेंट है। या तो ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है या फिर पार्शली डिपेंडेंट होती है। ये किसके ऊपर? गेमीटोफाइट के ऊपर। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इनके अंदर ना रूट्स बिल्कुल ही एब्सेंट हैं। रूट्स एब्सेंट होते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर। ठीक है, और इनके अंदर राइजॉइड्स होते हैं जो रूट्स का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। राइजॉइड्स परफॉर्म रूट्स फंक्शन। ठीक है, रूट्स का जो काम है वो राइजॉइड्स करते हैं। ठीक है, रूट्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं इनके अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्पोरोफाइट की, स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होती है वो डिफ्रेंशिएट करती है फुट, सीटा और कैप्सल में। स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड। ठीक है, ये क्या करती है? डिफ्रेंशिएट किस चीज़ में करती है? फुट, सीटा और कैप्सूल, और कैप्सूल में करती है ये डिफ्रेंशिएटेड। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि ये नॉन वेस्कुलर हैं। नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या है कि ये वेस्कुलर टिश्यूज बनाते ही नहीं हैं। दे कांट फॉर्म दी वेस्कुलर टिश्यूज, दीज आर नॉन वेस्कुलर। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें इनके अंदर रिप्रोडक्शन की थोड़ी सी, सेवन है रिप्रोडक्शन। तो अगर हम इनके अंदर देखें ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कौन सी होती है? ओगैमस टाइप की। तो ओगैमस टाइप की रिप्रोडक्शन वो होती है जिसके अंदर एक जो मेल गैमेट होगा ना, वो क्या होगा? मोटाइल और स्मॉल। ठीक है, अगर हम बात करें फीमेल गैमेट की, वो क्या होता है? साइज में काफ़ी लार्ज एंड नॉन मोटाइल। क्लियर, नॉन मोटाइल होता है और लार्ज होता है साइज में। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेक्स ऑर्गन्स की, तो सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया। और ये इंथेरिडिया और आर्चिगोनिया जो होते हैं ये दोनों ही एक जैकेट से कवर होते हैं स्टीराइल सेल्स की, कवर्ड बाय जैकेट। जैकेट से कवर होते हैं स्टीराइल सेल्स की। ठीक है ना, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनसे ये कवर होते हैं एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया। उसके बाद क्या है कि ये होमोस्पोरस हैं, जो हमारे पास हैं ना ब्रायोफाइट्स, दीज आर होमोस्पोरस। इसका मतलब क्या है?
होमोस्पोरस का मतलब है कि ये एक जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। इनके अंदर हेट्रोस्पोरस केस नहीं होता है, इनके अंदर माइक्रो और मैक्रोस्पोर का केस नहीं होता है, ठीक है ना। दैट्स वाई इनके अंदर जो है वो सीड नहीं बनता है, ठीक है ना। दैट्स वाई दीज आर सीडलेस, ठीक है, सीडलेस होते हैं ये। क्लियर। तो थोड़ी हम अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन की। तो इसको मोस्टली जो ब्रायोफाइट्स है ना उसको हम 3 क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं, 3 क्लासेस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्लास हेपेटिकोप्सिडा। दूसरी क्लास है हमारे पास एंथोसिरोप्सिडा, इसको एंथोसिरोटोप्सिडा भी कहते हैं, एंथोसिरोप्सिडा। और एट द एंड जो क्लास है वो हमारे पास है ब्रायोप्सिडा। ठीक है। तो हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। तो हेपेटिकोप्सिडा की अगर हम थोड़ी सी डिटेल देखेंगे हेपेटिकोप्सिडा क्या है, तो इनको हम लिवर वर्ट्स कहते हैं, ठीक है ना। हेपेटिकोप्सिडा की बात करें ना तो इसको मार्केंशियोप्सिडा भी कहते हैं, मार्केंशियोप्सिडा, ठीक है। मार्केंशियोप्सिडा भी इसको कहा जाता है। अगर हम इसकी प्लांट बॉडी की बात करें, देयर प्लांट बॉडी, तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ना ये गमीटोफाइट होती है। देयर प्लांट बॉडी इज गेमीटोफाइट, गेमीटोफाइट जो कि थैलॉइडेड भी हो सकती है और फोलियोस भी हो सकती है। दिस गेमीटोफाइट इज थैलॉइडेड एंड फोलियोस, ठीक है ना। फोलियोज और थैलॉइडेड भी हो सकती है। जो थैलॉइड फॉर्म होती है ना इसकी वो डॉर्सी वेंट्रल होती है, लॉब्ड होती है और डाइकोटमसली ब्रांच्ड होती है, ठीक है। ये थैलॉइड होगी। ये डॉर्सी वेंट्रल का मतलब है कि डॉर्सल और वेंट्रल पोर्शन दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये थैलॉइडेड फॉर्म डॉर्सी वेंट्रल होगी हमारे पास। उसके बाद क्या है, लॉब्ड, लॉब्ड लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका। और इसके बाद हमारे पास क्या है, डाइकोटमसली ब्रांच्ड होता है इसका गेमीटोफाइट। डाइकोटमसली ब्रांच्ड मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। डाइकोटमसली ब्रांच्ड इसका मतलब क्या है कि जो एक ब्रांच है ना वो 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती है, फिर वो 2 के अंदर इस तरह ब्रांचिंग होती है। एक ब्रांच नेक्स्ट 2 के अंदर इस तरह डिवाइड होती है। तो इसको हम डाइकोटमसली ब्रांच्ड केस कहते हैं। क्लियर। अच्छा, यहाँ तक हमने बात कर ली है। डाइकोटमसली ब्रांच्ड होते हैं और इनके पास ना जो गेमीटोफाइट होगा ना इसके पास राइजॉइड्स होंगे। राइजॉइड्स वो स्ट्रक्चर है जो अटैचमेंट प्रोवाइड करता है गेमीटोफाइट को सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है ना। क्लियर। अगर हम थोड़ी सी और इसकी डिटेल की बात कर लेते हैं कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, गेमीटोफाइट जो होगा उसके अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या है कि ये फोटोसिंथेटिक होंगे, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इनका गेमीटोफाइट जो होगा ना वो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेता है। क्लियर। तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसकी एंथोसिरोप्सिडा की। तो गेमीटोफाइट में ज़्यादा डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गेमीटोफाइट तो डोमिनेंट बॉडी है ना और हम डोमिनेंट बॉडी को ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे देखें एंथोसिरोप्सिडा के केस में इसको हॉर्न शेप्ड, जो एंथोसिरोप्सिडा है इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो होती है हॉर्न शेप्ड स्पोरोफाइट से। जो इनका स्पोरोफाइट होता है वो हॉर्न शेप्ड होता है, ठीक है। ये इनकी एक आइडेंटिफिकेशन है। अगर हम इनके थैलस की बात करें जो कि इनकी मतलब प्लांट बॉडी को ही हम कह रहे हैं, गेमीटोफिटिक थैलस की बात करें, जो इनका थैलस है ना वो डार्क होता है, ब्राउन होता है, प्रोस्ट्रेट और फ्लैट होता है। और इनका थैलस जो होगा ना ये डोर्सी वेंट्रल होगा, ठीक है। थैलस इज डोर्सी वेंट्रल। डोर्सी वेंट्रल का मतलब क्या है, डोर्सल और वेंट्रल पोर्शन दोनों ही डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। डोर्सल और वेंट्रल पोर्शन सेम नहीं होते हैं। डोर्सी वेंट्रल लॉब्ड थैलस है इनका, ठीक है। और ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है स्मूथ राइजॉइड्स की हेल्प से, ठीक है ना। तो स्मूथ राइजॉइड्स होते हैं
राइजोइड्स एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो थैलस को अटैच करवाता है सबस्ट्रेट के साथ, ताकि वहाँ से वो वाटर वगैरह की एब्जॉर्प्शन करके पानी ले ले, ठीक है ना। तो राइजोइड्स इनके अंदर स्मूथ वाल्ड राइजोइड होते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं, बल्कि जो मार्केंशिया होता है उनके अंदर स्मूथ वाल्ड और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। जब हम मार्केंशिया की डिटेल अभी देखेंगे तो उसमें मैं बताऊँगी आपको इन राइजोइड्स के बारे में। अभी हम यही देखते हैं कि ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड, क्या वो इनके अंदर एब्सेंट है, लेकिन मार्केंशिया के केस में ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ट्यूबरकुलेटेड स्मूथ वाल राइजोइड में ये होता है कि वाल जो होती है स्मूथ होती है राइजोइड की। ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड में इस तरह के पेग लाइक अपीयरेंस होती है, इस तरह, ठीक है ना, इस तरह बनी होती है। तो ये वाल जो होती है वो स्मूथ नहीं होती है, यही इनका डिफरेंस है। तो अभी हम बात करते हैं इसकी ब्रायोप्सिडा के गेमेटोफाइट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट की बात करें ना, तो इनके अंदर ना हर सेल के पास सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। और इनके अंदर पायरेनॉइड्स भी पाए जाते हैं। एंथोसिरोप्सिडा क्लास की ये एक क्वालिटी है कि इनके अंदर पायरेनॉइड्स होते हैं, ठीक है ना। दे आल्सो पोसेस पायरेनॉइड्स। जो पायरेनॉइड्स होते हैं ना, ये हमारे पास ग्रीन अलगा के पास होते हैं, ठीक है। एंथोसिरोप्सिडा के पास होते हैं, आइसोइड और स्लेजनेला। तो हम देखते हैं पायरेनॉइड किन किन के पास होते हैं। ग्रीन अलगा, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे की है। एंथोसिरोप्सिडा, ठीक है, और आइसोइड्स और स्लेजिनेला, ठीक है, इनके अंदर पायरेनॉइड्स होते हैं। क्लियर। अभी हम बात करते हैं ब्रायोप्सिडा की, ठीक है। ब्रायोप्सिडा क्या है? मोसिस, ठीक है, मोसिस आती हैं इनके अंदर। तो अगर हम बात करें ब्रायोप्सिडा के अंदर गमीटोफाइट की, तो जो गमीटोफाइट होता है ना, इनके अंदर वो थैलॉइडिड होता है और ब्रांच्ड होता है और प्रोटोनिमल होता है। थैलॉइड, ब्रांच्ड, प्रोटोनिमल और इरेक्ट, ठीक है, और इरेक्ट होगा। और गमीटोफाइट जो होगा इनके अंदर ये मतलब स्टेम होती है, इनके अंदर स्पाइरली अरेंज्ड लीफ होते हैं। इनके अंदर इस तरह एक स्टेम होती है, उसके इर्द गिर्द स्पाइरली अरेंज्ड लीफ होते हैं, ठीक है। इस तरह इनके ऊपर स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लगे होंगे, ऐसे लगे होंगे, स्पाइरली अरेंज लीफ होते हैं। और सेक्स ऑर्गन जो होगा वो इसके एपिक्स पे पाया जाएगा, यहाँ पे एपिकल पोर्शन पे सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ब्रायोप्सिडा के अंदर ना, क्लोरोप्लास्ट जो होगा उसके अंदर भी पायरेनॉइड नहीं होगा, ठीक है। इसके भी क्लोरोप्लास्ट में पायरेनॉइड नहीं है, इसके भी क्लोरोप्लास्ट में पायरेनॉइड है। पायरेनॉइड इज ओनली प्रेजेंट इन दी क्लोरोप्लास्ट ऑफ द एंथोसिरोप्सिडा, ठीक है। इसीलिए हम एंथोसिरोप्सिडा को थोड़ा एडवांस ग्रुप में लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वन बाय वन हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा और इनकी थोड़ी एग्जांपल की, ताकि आप जो है वो इस टॉपिक के बाद इस काबिल हो जाओगे। अगर आपको इनके मुतालिक कोई MCQs आता है या फिर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप बहुत आसानी से इसको पिकअप कर लें। तो अभी इन्हीं क्लासेस की वन बाय वन जो है हम डिस्कशन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। रिक्सिया, मार्केंशिया और पॉलीट्राइकम पहले देखेंगे, फिर उसके बाद एंथोसिरोप्सिडा की क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट डिटेल देखेंगे, ठीक है। फिर ब्रायोप्सिडा को देखेंगे, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम इन सबको डिटेल से देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेपेटिकोप्सिडा की, हेपेटिकोप्सिडा, ठीक है। तो हेपेटिकोप्सिडा के अंदर सबसे पहले है लिवरवर्ट्स, ठीक है, जिसके अंदर आते हैं रिक्सिया, मार्केंशिया और उसके अलावा पोरेला, ठीक है ना। तो लिवरवर्ट्स कहते हैं हम इनको। तो इन लिवरवर्ट्स में आते हैं रिक्सिया, मार्केंशिया एंड पोरेला, ठीक है। रिक्सिया, मार्केंशिया और पोरेला है इनके अंदर। एंथोसिरोप्सिडा के अंदर आते हैं एंथोसिरोप्स, ठीक है ना। और ब्रायोप्सिडा के अंदर आते हैं फ्यूनेरिया, स्फेगनम, पॉलीट्राइकम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिक्सिया की थोड़ी डिटेल, ठीक है।
रिक्सिया की थोड़ी डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं कि ये लार्ज जीनस है लिवरवर्ट का, और इसके जो स्पीशीज़ होती हैं वो 200 स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है ना। लार्ज जीनस ऑफ द लिवरवर्ट्स विद 200 स्पीशीज़। 30 स्पीशी ना ऑलमोस्ट 30 जो स्पीशीज़ हैं वो पाई जाती हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये इसका ज़रा प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये मोस्टली अगर इसका हैबिटेट देखें तो डैम्प सॉइल, मॉइस्ट और शेडी रॉक्स होता है। अगर हम रिक्सिया का हैबिटेट देखें, डैम्प सॉइल, मॉइस्ट एंड शेडी रॉक्स, क्लियर। मॉइस्ट और शेडी रॉक्स होता है इसका जो हैबिटेट होता है हमारे पास ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि एक सिंगल स्पीशी जो होगी इसकी, जिसको हम कहते हैं रिक्सिया फ्लूटेन। रिक्सिया फ्लूटेन एक सिंगल स्पीशी है जो फ्लूटेंस, मैं दोबारा स्पेलिंग इसके कर दूं करेक्ट, FLUTAN, रिक्सिया फ्लूटेंस जो होती है ये एक ऐसी स्पीशीज, चाहे यू के बाद आई आना है, जो कि फ्री फ्लोटिंग होती है स्टेगनेंट वाटर में या फिर स्लोली रनिंग वाटर में। दिस स्पीशी इज फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग कहाँ पे होगी? स्टेगनेंट वाटर के अंदर होगी ये स्पीशी, या फिर स्लोली रनिंग वाटर के अंदर फ्री फ्लोटिंग होगी। तो अगर हम इसके गमीटोफाइट की थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी यहाँ पे देख लें, मॉर्फोलॉजी ऑफ रिक्सिया गमीटोफाइट, ठीक है। तो थोड़ा मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका ड्रा कर देती हूँ। अगर हम इसके जो है वो गमीटोफाइट को थोड़ा यहाँ पे ड्रा करते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इस तरह होगा। तो इसके अंदर इस तरह इसकी ब्रांचिंग होगी, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट 2 ब्रांचेस में इस तरह डिवाइड होगा, ठीक है। और ये एक और ब्रांच निकल रही है, ये भी 2 ब्रांचेस में इस तरह डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। और इस तरह यहाँ से ये ब्रांचेस निकलेंगी और ये ऊपर जाके 2-2 ब्रांचेस में, डाइकोटोमस ब्रांचिंग यही होता है केस। और यहाँ से एक ब्रांच निकल के 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती है कि एक ब्रांच का इस तरह एक ब्रांच है, उसका 2 के अंदर डिवाइड होना, फिर उसका 2 के अंदर डिवाइड होना, फिर इसका 2 के अंदर डिवाइड होना। तो ये हमारे पास डाइकोटोमस ब्रांचिंग का केस होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है हेपेटिकोप्सिडा। तो रिक्सिया भी तो इसका ही मेंबर है, तो ये भी डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, ठीक है ना। तो इसी का जीनस है, ये जीनस है इसका हेपेटिकोप्सिडा क्लास का, ठीक है। और यहाँ पे ये नीचे की तरफ ये राइजोइड्स होंगे, ठीक है ना। जो वेंट्रल पोर्शन है नीचे की तरफ, वहाँ क्या होंगे? राइजोइड्स फॉर द पर्पस ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, मिनरल वगैरह अब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि इसमें जो ये वाला छोटे छोटे ये डॉट्स मैं लगा रही हूँ, इसमें भी यहाँ भी, यहाँ, ठीक है ना। तो ये डॉट्स क्या है हमारे पास? स्पोरोफाइट, ठीक है ना। दिस डॉट इज स्पोरोफाइट, क्लियर, लगी समझ? अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो यहाँ पे ये डिवीजन हो जाती है ना ऊपर आगे, इसको हम एपिकल नोच का नाम दे देते हैं, एपिकल नोच, ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ जो कुछ स्केल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाएंगे, इनको नाम देंगे वेंट्रल स्केल्स, ठीक है। और ये जो है इनको नाम दे दो थैलस लोब्स है, ये 1 2 3 4 5 थैलस लोब्स, थैलस लोब्स, क्लियर। तो प्लांट बॉडी क्या है? डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। फिर डॉर्सी वेंट्रल है कि डॉर्सल और वेंट्रल पोर्शन दोनों ही डिफरेंट हैं, ठीक है ना। और इनका जो थैलस है वो भी बिल्कुल सीधा है, प्रोस्ट्रेट है, ठीक है ना। और ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं बाय मीन ऑफ राइजोइड्स। इन राइजोइड्स की हेल्प से ये सबस्ट्रेट के साथ आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनके अंदर जो राइजोइड्स होंगे ना, ये स्मूथ भी हो सकते हैं और ट्यूबरकलेट भी हो सकते हैं, ठीक है। ट्यूबरकलेट राइजोइड भी होते हैं और स्मूथ वाल्ड राइजोइड भी होते हैं। अगर हम स्मूथ वाल्ड राइजोइड की बात करें तो जो स्मूथ वाल्ड राइजोइड होते हैं उनकी वाल बिल्कुल ही इस तरह स्मूथ होगी। जो ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स होंगे ये पेग लाइक अपीयरेंस शो करते हैं, ठीक है। जो ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स शो ए पेग लाइक अपीयरेंस। किस तरह की पेग लाइक अपीयरेंस? ऐसे अंदर की तरफ, सॉरी,
ऐसे ऐसे ऐसे। तो ऐसे जो पेग लाइक अपीयरेंस राइजोइड्स शो करते हैं उनको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स, ठीक है ना। तो ये जो इनके अंदर इनर वाल की तरफ प्रोजेक्शन होती है जो ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो इनका काम क्या होता है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ट्यूबरकुलेट राइजोइड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ट्यूबरकुलेट राइजोइड जो होंगे इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता और नैरो होते हैं, दीज आर नैरो एंड लेक प्रोटोप्लाज्म, इनके अंदर किसी भी किस्म का प्रोटोप्लाज्म देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। और ऐसे राइजोइड्स जो बिल्कुल ही पानी के अंदर सबमर्ग्ड होते हैं, ठीक है ना, पानी के अंदर सबमर्ज होते हैं, तो उनके अंदर राइजोइड्स वैसे ही प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर, उनके अंदर राइजोइड्स देखने को नहीं मिलता है। जो सबमर्ज जो होते हैं हमारे पास, ऐसे जो होते हैं वो सबमर्ज होते हैं, उनके अंदर राइजोइड्स हम देखते ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ी और डिटेल हम देखते हैं। तो कुछ रिक्सिया के अंदर मल्टी सेलुलर स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर स्केल्स आर प्रेजेंट इन सम मेंबर्स ऑफ द रिक्सिया, ठीक है, रिक्सिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्केल्स होते हैं ना ये लोअर साइड पे पाए जाते हैं थैलस में, ठीक है ना, दीज स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द थैलस, ठीक है। कहाँ पाए जाएंगे, लोअर साइड पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ब्रांच जो थैलस की होगी ना उसको हम कहेंगे थैलस लोब, ब्रांच ऑफ थैलस, उसको क्या कहते हैं, थैलस लोब, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हर लोब जो होती है ना वो मिड से, ठीक है, मिड से थिक होती है और ऊपर की तरफ देखो इस तरह ये थिक होती है और ऊपर की तरफ क्या होती है, ये पतली होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इस तरह मिडल से थिक होंगी, ऊपर की तरफ पतली होना शुरू हो रहेगी, ठीक है। ये ऊपर की तरफ स्लिम हुई है और नीचे से आगे थिक हो जाती है। इस तरह लोब, हर लोब जो होगी वो थिक होगी मिडल से और थिन कहाँ पे हो जाएगी, थिन स्टार्टेड टू बिकम थिनर टुवर्ड मार्जिन, और मार्जिन की तरफ थिन होना शुरू हो जाएगी। और थिक मिडल पोर्शन के अंदर ना मिड रिब होती है, यहाँ से मिड रिब आती है इस तरह और फिर ये डाइकोटोमसली ब्रांच हो जाती है इस तरह। क्लियर, ऐसे मिड रिब आके डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ी हम एनाटॉमी देखते हैं रिक्सिया के गेमेटोफाइट की यहीं पे। तो गेमेटोफाइट की एनाटॉमी को थोड़ा यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है हम अभी देखते हैं कि पहले मैं एक आउटलाइन सी ड्रा कर लेती हूँ, ठीक है, आपके सामने, फिर इसको हम डिटेल से देख लेंगे। तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो है वो अपर एपिडर्मिस होता है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, अपर एपिडर्मिस। क्लियर, ये अपर लेयर है एपिडर्मिस की, ठीक है। पर एपिडर्मिस है। उसके बाद क्या होता है कि एक तो हम बना दो रीजन्स हैं, एक है डॉर्सल रीजन और एक है वेंट्रल रीजन। इतने को नाम दे दो आप यहाँ तक, डॉर्सल रीजन, ठीक है, और इससे नीचे जो है हिस्सा इनको क्या नाम दिया जाता है, वेंट्रल रीजन का, ठीक है। यहाँ ऊपर वाला क्या है, डोर्सल रीजन, और नीचे वाला क्या है, वेंट्रल रीजन, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा नीचे वाले को पहले देख लेते हैं, ठीक है ना, तो इसके अंदर इस तरह के जो है वो सबसे नीचे वाले जो सेल्स होंगे इनको नाम दिया रहेगा लोअर एपिडर्मिस का, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस, और वो था अपर एपिडर्मिस, ठीक है। क्लियर। तो इसके अंदर क्या होता है कि लोअर एपिडर्मिस के बाहर यहाँ पे ये राइजोइड्स होंगे, ठीक है ना, इस तरह के यहाँ पे मौजूद होगा राइजोइड्स, ठीक है, ये ब्लैक से जो मैंने मार्क किया।
स्मूथ वाल भी होंगे और ट्यूबरकुलेट दोनों ही होंगे। फिर यहाँ पे कुछ स्केल्स पाए जाएंगे, ठीक है ना, ये मैं रेड से मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे क्या है, कुछ स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है, इनके अंदर कुछ स्केल्स पाए जाते हैं। तो क्लियर। और उसके बाद क्या है कि जो लोअर एपिडर्मिस के नीचे राइजॉइड्स भी दिखती है, हमने कुछ स्केल्स भी पाए जाएंगे, ठीक है ना। जो ट्यूबरकुलेट राइजॉइड होगा ना, ये हमारे पास होगा यूनिसेलुलर, और इनके अंदर मैच्योरिटी पे प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा, और ये सरफेस के भी पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। जो ट्यूबरकुलेट राइजॉइड होंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक तो इनके अंदर पैग लाइक अपीयरेंस पाई जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा ये यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है, एक ही सेल होगा जिसके ऊपर इस तरह की जो है वो पैग लाइक अपीयरेंस पाई जाएगी। क्लियर। तो उसके बाद इनके अंदर मैच्योरिटी पे ना प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, दे लेक प्रोटोप्लास्ट एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे इनके मैच्योरिटी में इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। और उसके अलावा ये ट्यूबरकुलेट राइजॉइड जो होंगे पैरेलल होते हैं टू थैलस, पैरेलल टू थैलस, थैलस के पैरेलल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, इस तरह बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें ना स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स की, स्मूथ वॉल्ड देखें तो स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड जो होते हैं ये परपेंडिकुलर है टू थैलस, दीज आर परपेंडिकुलर टू थैलस, थैलस के साथ ये परपेंडिकुलर होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं ना वो अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, सरफेस में से। क्लियर। यहाँ से न्यूट्रिएंट्स वगैरह अब्जॉर्ब किए जाते हैं। क्लियर। तो अब हम नीचे हमने वेंट्रल पोर्शन की बात कर ली। यहाँ पे सीवरल स्टोरेज सेल होंगे, ठीक है ना, जो कि स्टोरेज करवाते हैं फूड वगैरह की, क्योंकि खुराक बननी होती है ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में स्टोर होनी होती है वेंट्रल पोर्शन में मोस्टली। तो क्लियर। तो यहाँ तक हमने बात कर ली। ऊपर हम बात करते हैं डोर्सल पोर्शन की। डोर्सल पोर्शन जो होता है ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं। तो यहाँ पे ना डोर्सल पोर्शन में जो यहाँ पे कुछ सेल्स होंगे, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स हम बना देते हैं। हमें पता है ना कि ये क्या है, ये हमारे पास है फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट वाले सेल होंगे, ये लें जी, ये सारे ही जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल में यहाँ पे ड्रा कर रही हूँ। आपने बहुत तरतीब से बनाने हैं जी, देखो इस तरह ड्रा करने हैं, साथ 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 साथ। मैं जस्ट इसलिए कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको एक आउटलाइन दे दूँ, आपने ऐसे ड्रा करने, जैसे मैंने ये 2 लाइनें की हैं ना ड्रा, आपने सारे इस तरह करीब करीब करके ग्रीन कलर से करने हैं ड्रा, और पेपर में जो है वो ब्लैक से ही कर देना, क्योंकि कलर्स जो होते हैं वो अलाउ नहीं होते बोर्ड में, ठीक है ना। तो उसमें कलर्स का ना यूज़ करना, ठीक है। तो ये ग्रीन जो है इनके अंदर ये होगा क्लोरोफिल होगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है रीजन में, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स यहाँ पे होंगे। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे दरमियान में इनके कुछ एयर चैम्बर्स होंगी, एयर चैम्बर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, आर्चिगोनिया, ठीक है, क्योंकि हम ये फीमेल थैलस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, आर्चिगोनिया, एक मिनट सॉरी, ठीक है, आर्चिगोनिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, आर्चिगोनिया यहाँ पे पाया जाता है। और इनके दरमियान में यहाँ पे एयरपोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है ना, गैसियस एक्सचेंज के लिए फोटोसिंथेसिस हो रही है ना। क्लियर, समझ लग गई है। डोर्सल रीजन है, वेंट्रल रीजन है। डोर्सल रीजन में जो है वो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स है, एयर चैम्बर है, अपर एपिडर्मिस है, और ये आर्चिगोनिया है, ठीक है ना, आर्चिगोनिया है। और जो लोअर रीजन है उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास वेंट्रल रीजन है, इसके अंदर जो है वो राइजॉइड्स वगैरह पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं, और लोअर एपिडर्मिस है, और इसके अंदर स्टोरेज सेल होते हैं, ठीक है ना। स्टोरेज सेल जो खुराक यहाँ पे बनती है वो यहाँ पे स्टोर होती है नीचे वाले रीजन में, ठीक है ना। इसके लिए हम इसको स्टोरेज रीजन भी कहते हैं। जो डोर्सल रीजन है इसको हम एसिमिलेटरी रीजन कहते हैं, एसिमिलेटरी रीजन, क्योंकि यहाँ पे होनी होती है फोटोसिंथेसिस और खुराक तैयार होनी है, और ये खुराक स्टोर होनी है वेंट्रल रीजन में, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, स्टोरेज रीजन,
ठीक है, क्योंकि जो खुराक डोर्सल और एसिमिलेटरी रीजन में तैयार होगी वो वेंट्रल और स्टोरेज रीजन में स्टोर कर दी जाएगी। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ लगी इसकी मॉर्फोलॉजी की। थोड़े हम इसको बड़ी शॉर्ट सी डिटेल देखते हैं इसके लाइफ साइकिल की यहाँ पे। तो अभी हम बात करते हैं रिक्सिया के लाइफ साइकिल की थोड़ी सी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। तो जो रिक्सिया का लाइफ साइकिल में सबसे पहले देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है ना, वो होती है फ्रेगमेंटेशन से मोस्टली, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस मोस्टली बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो वो होगी मोस्टली फ्रेगमेंटेशन से। क्लियर? फ्रेगमेंटेशन से होगी मोस्टली। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर कुछ फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि बॉडी है ये, ठीक है, ये एक बॉडी फ्रेगमेंट्स में इस तरह टूट गई, ये 3 फ्रेगमेंट्स बन गए। अब इन तीनों फ्रेगमेंट्स ने नेक्स्ट रीजनरेट करके तो क्या करना है, अपनी एक न्यू बॉडी बना लेनी है। ये भी बॉडी के अंदर हो गया कन्वर्ट, ये दूसरा भी हो गया और ये तीसरा भी हो गया। तो इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी सेक्सुअल रोल नहीं होता है, प्लांट की बॉडी का रोल होता है, तो वेजिटेटिव पोर्शन का रोल होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो फ्रेगमेंटेशन होती है। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो ट्यूबर्स की फॉर्मेशन से हो जाती है, ट्यूबर फॉर्मेशन। तो ट्यूबर फॉर्मेशन का क्या चक्कर है कि कुछ मतलब ट्यूबर्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसके अंदर खुराक वगैरह स्टोर होती है। फेवरेबल कंडीशन मिलने पर ये जो है वो नेक्स्ट जर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वो कैसी होती है, वो होती है ओगेमस टाइप की। सब ब्रायोफाइट्स के अंदर ओगेमस टाइप की होगी। ओगेमस टाइप क्या केस है, जिसके अंदर मेल गैमेट होगा और फीमेल गैमेट होगी, ठीक है। तो मेल होगा वो थोड़ा स्मॉल होगा, मोटाइल होगा, ठीक है, मतलब फ्लैजला वगैरह इसके अंदर होंगे। फीमेल जो होगा वो लार्ज होगा और नॉन मोटाइल, मतलब कि इसके अंदर ये अपनी जगह पे रहेगा और मेल गैमेट इसकी तरफ जाके स्विम करके वाटर की मौजूदगी में इसको फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि इसका लाइफ साइकिल जो होता है ना वो डिफरेंट जनरेशन शो करता है। कभी स्पोरोफाइट शो करेगा जनरेशन, कभी गमीटोफाइट जनरेशन शो करेगा, गैमेट प्रोड्यूस करेगा। स्पोरोफिटिक जनरेशन शो करेगा तो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। दैट्स वाई वी कॉल इट एज हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो दे शो देयर लाइफ साइकिल शो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करेगा इनका लाइफ साइकिल, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमने बात कर दी है किसके अंदर हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके अंदर होता है हमारे पास एंथेरिडिया, ठीक है। ऑफ कोर्स हम इसको एंथेरिडिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्रोटेक्टेड जैकेट्स के साथ, स्टीराइल सेल की जैकेट के साथ, ठीक है ना। और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारे पास आर्चिगोनिया, ठीक है। एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया, इनको एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये कवर है एक प्रोटेक्टिव सेल की जैकेट के, एक स्टीराइल सेल्स की जैकेट के साथ ये कवर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें अब थोड़ी एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम, ठीक है। अगर हम इंथेरिडियम की बात करें तो इंथेरिडियम कैसी है और आर्चिगोनियम कैसी है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो अगर हम इंथेरिडियम देखें तो सबसे पहले ये हमारे पास है ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको इस तरह कवर करने वाला स्ट्रक्चर है,
फिर उसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास इंथ्रीडियम है। अंदर वाले सेल अभी ड्रा करती हूँ मैं। सबसे पहले जो अंदर यहाँ पे जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल्स, ठीक है। एंड्रोसाइट्स मदर सेल, जो थोड़ा मैं ड्रा कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये क्या है, एंड्रोसाइट मदर सेल, मदर सेल, ठीक है। तो एंड्रोसाइट जो मदर सेल होता है, अगर हम देखें ना, ये एक फर्टाइल क्यूबिकल सेल्स है। थोड़ी मैंने शेप इसकी गोल बना दी, थोड़े क्यूब शेप के आपने बना देने हैं, ठीक है ना। फर्टाइल क्यूबिकल सेल, ठीक है। इस तरह के क्यूबिकल शेप के आपने अंदर ड्रा करने हैं, ठीक है। फर्टाइल क्यूबिकल सेल्स, फर्टाइल क्यूबिकल सेल्स हैं ये, ठीक है ना। और इन सेल्स को हम एंड्रोसाइट मदर सेल कहते हैं। हर एंड्रोसाइट मदर सेल के अंदर एक डेंस साइटोप्लाज्म है और लार्ज न्यूक्लियस है। क्या इनकी एक खसूसियत है इनकी कि इनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है, कि ये एक क्यूबिकल एंड्रोसाइट मदर सेल है, इसके अंदर काफ़ी ये डेंस वाला साइटोप्लाज्म है और ये एक लार्ज साइज का न्यूक्लियस देखने को मिलता है। डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। और लार्ज न्यूक्लियस इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये डिवाइड होते हैं माइटोसिस से और बनाते हैं स्पर्म। तो एक या एंड्रोसाइट, तो एंड्रोसाइट मदर सेल ने जाना है माइटोसिस में और 2 सेल बना देने हैं और इन सेल को नाम क्या देते हैं हम, एंड्रोसाइट्स और स्पर्म, या फिर इनको स्पर्म का नाम दे देते हैं। हर एंड्रोसाइट का जो प्रोटोप्लास्ट होता है ना, वो मेटामॉर्फोसिस करके एक सिंगल स्पर्म बना देता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर पहले एंड्रोसाइट कह सकते हैं इसको हम, और उसके बाद इसके जो साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लास्ट ने करनी है मेटामॉर्फोसिस और क्या बना देना है, स्पर्म बना देना है, ठीक है ना। मेटामॉर्फोसिस करके इसने स्पर्म बना देना है और स्पर्म जो होगा ना, एक छोटा सा सिलेंडर और कर्व्ड स्ट्रक्चर होगा जिसके पास विप्लैश्ड फ्लैजला होता है, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जिसके पास फ्लैजला जो होगा वो विप्लैश टाइप के होंगे, 2 इस तरह के। विप्लैश फ्लैजला वो होता है जिसके अंदर किसी भी किस्म के हेयर्स नहीं देखने को मिलते हैं। तो रिक्सिया का जो इंथ्रीडियम है उसके अंदर विप्लैश टाइप का जो फ्लैजला होगा उसके स्पर्म के पास, ठीक है ना। इंथ्रीडियम में जो स्पर्म्स मौजूद है उसके पास जो फ्लैजला है वो किसी भी हेयर्स के बगैर होता है और किसी भी हेयर्स के बगैर वाले फ्लैजला को हम विप्लैश टाइप का फ्लैजला कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो होते हैं ये तब रिलीज होते हैं, ये जो हमारे पास स्पर्म बनते हैं जब इनको इनफ मॉइस्चर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो बाहर वाली वॉल है ना, ये एंड्रोसाइट मदर सेल्स की जो बाहर वाली वॉल है इसको हम कहते हैं इंथ्रीडियल वॉल। तो मैं ये ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है ना। ये क्या है, इंथ्रीडियल वॉल, ठीक है। इंथ्रीडियल वॉल का इसको नाम दिया जाता है। उसके बाद क्या है कि ये चैम्बर है, इंथ्रीडियल चैम्बर, इंथ्रीडियल चैम्बर, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये बाहर की तरफ ये भी सेल्स की लेयर होती है, ठीक है ना, जिसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इस तरह आपने ये लेयर बना देनी है एक सेल की, और ये भी आपने सेल्स की लेयर बना लेनी है। इस तरह मैं बना देती हूँ फुल, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये इस तरह फुल जो होती हैं दोनों सेल्स की आपने लेयर बना देनी है, जो मैंने ब्लैक से मार्क की है, ठीक है ना, लाइन इसके साथ साथ ऐसे जी, क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि जो ये ओपनिंग है ना बाहर की तरफ, इस तरह ये एक ओपनिंग होती है बाहर की तरफ, इसको नाम देते हैं ओस्टियोल का, ठीक है। यहाँ से जो है जब इनफ मॉइस्चर प्रोवाइड करना है ना स्पर्म को, तो स्पर्म ने यहाँ से स्विम करना है अपने फ्लैजला की हेल्प से, ओस्टियोल से बाहर आ जाना है, क्लियर, यहाँ से बाहर आना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्चिगोनियम की। अभी हम बात करते हैं इसके आर्चिगोनिया की, रिक्सिया के आर्चिगोनिया की, ठीक है। तो अगर हम इसके आर्चिगोनिया की बात करें तो आर्चिगोनिया भी एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है। थोड़ा सा हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं इसको,
ठीक है, एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। क्लियर? उसके ऊपर भी सेल्स की लेयर्स हैं, ठीक है, और एट द एंड भी सेल्स की काफ़ी लेयर्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इसके अंदर सबसे पहले जो नीचे वाला पोर्शन है वो वेंटर पोर्शन है। ऊपर वाला पोर्शन कौन सा है? नेक, नेक और वेंटर। ठीक है, तो जो ये वाले सेल्स हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े बना देती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, इनको हम कहते हैं वेंटर वॉल। ठीक है, वेंटर वॉल का नाम दिया जाता है। और जो नीचे वाला काफ़ी बड़ा सेल है, इसको मैं रेड कलर से मार्क कर देती हूँ इस तरह। तो ये कौन सा है? एग। वेंटर के अंदर एग मौजूद है। ठीक है ना। तो और जो ये वाली कैविटी है वेंटर वॉल और एग के दरमियान में कैविटी को कहते हैं वेंटर कैविटी। आप देख सकते हो यहीं पे ऊपर ये सेल की एक लेयर है जो क्यूबिकल सेल मैंने बनाया है, इसको नाम दे दिया मैंने वेंटर वॉल का, और इसके अंदर एग है। और एग और यहाँ पे इनके दरमियान में जो ये थोड़ी सी जगह है ना, इसको नाम दिया गया है वेंटर कैविटी का नाम दे दिया है मैंने। ठीक है, और एग के ऊपर एक सेल मौजूद है जिसको हम कहते हैं वेंटर कनाल सेल। वेंटर कनाल सेल। क्लियर? यहाँ तक लगी है समझ? अच्छा, उसके बाद वेंटर कनाल सेल की बात कर दी। अब हमने बात करनी है कुछ सेल्स हैं जो इसके ऊपर पाए जाएंगे। मैं इसको ग्रीन कलर से मार्क करती हूँ। कितने सेल हैं वो टोटल हमारे पास? ऑलमोस्ट हमारे पास वो 4 सेल हैं। ठीक है ना, 1 2 3 और 4। ठीक है, इन चारों सेल का हम नाम देते हैं वेंटर कनाल सेल्स का। ठीक है ना, सॉरी नेक कनाल सेल्स का। तो ये नेक रीजन के अंदर जो सेल्स ये 4 पाए जाएंगे, इनको हम कहते हैं नेक कनाल सेल्स। ठीक है, इनको नेक कनाल सेल्स का नाम दे दिया जाता है। अब नेक कनाल सेल के ऊपर जो यहाँ पे सेल्स पाए जाते हैं, नेक कनाल के सेल्स के ऊपर वाली तरफ जो सेल्स पाए जाएंगे, इनको कहते हैं, अच्छा, इनको नाम दिया जाता है कवर सेल्स का। दी सेल्स आर कवर सेल्स। ठीक है, इनको कवर सेल्स का हम नाम दे देते हैं इस तरह। ठीक है, थोड़ा मैं फिर एलेबोरेट कर दूं स्ट्रक्चर को। अगर आपके पास बुक है तो आप वो वाला स्ट्रक्चर ड्रा कीजिएगा। ठीक है ना, जो बुक पे है। तो सबसे पहले जो होती है ये एक स्ट्रक्चर है, एक कैविटी जिसने प्रोटेक्शन की हुई होती है, ये सेल की लेयर है। ठीक है, इसके अंदर की तरफ 2 रीजन है। ऊपर वाले रीजन को हमने नेक रीजन का नाम दिया, नीचे वाले रीजन को वेंटर रीजन का नाम दिया। वेंटर रीजन में सबसे पहले जो सेल की लेयर पाई जाती है उसको हम नाम देते हैं वेंटर वॉल का। इसके अंदर की तरफ एग पाया जाता है। एग और वेंटर वॉल के दरमियान में जो थोड़ी सी स्पेस बचती है उसको हम वेंटर कैविटी का नाम दे देते हैं। ठीक है, और एग के ऊपर एक सेल होता है जिसको हम वेंटर कनाल सेल का नाम देते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस एग। अब वेंटर कनाल सेल के ऊपर भी तो कनाल मौजूद है ना, और इसमें 4 सेल है इनको, क्योंकि नेक रीजन है इसीलिए हम इसको नेक कनाल सेल का नाम दे देते हैं, ना कि वेंटर कनाल सेल का। ठीक है, वेंटर कनाल सेल के ऊपर भी कनाल सेल है, लेकिन वो वेंटर नेक रीजन में मौजूद है वो कनाल सेल, तो इसीलिए हम इसको नेक कनाल सेल का नाम देते हैं। और नेक कनाल सेल के बाहर जो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं वो इसके कवर सेल्स हैं। ठीक है, तो आर्चिगोनिया जो होता है ना, ये फ्लास्क शेप होता है रिक्सिया का। ठीक है, कौन सी शेप है इसकी? फ्लास्क शेप। ठीक है, फ्लास्क शेप होती है। और वेंटर जो होता है ना इसका, वो जरा स्वोलन है, थोड़ा फूला हुआ है। वेंटर मतलब 2 रीजन है इसके, एक है नेक और एक है वेंटर। जो वेंटर है ना वो थोड़ा स्वोलन है, थोड़ा फूला हुआ हिस्सा है ये। ठीक है, थोड़ा स्वोलन पोर्शन है, और ये अटैच होता है थैलस के टिश्यू के साथ, कि डायरेक्टली अटैच है थैलस के टिश्यू के साथ। ठीक है ना, और इसके अंदर ना हमने देखा था पहले भी, मैंने जब आपको ये इसका पढ़ाया था ना, एनाटॉमी पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने दिखाया था वो किस तरह जो है वो डायरेक्टली इम्बेडेड है आर्चिगोनिया इसके अंदर ना। तो ये डायरेक्टली जो होता है हमारे पास वेंटर पोर्शन, ये नीचे की तरफ है, तो ये थैलस के टिश्यूज के साथ अटैच होता है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है। ठीक है ना,
ना। तो ये थायलस के साथ अटैच है और ये कवर्ड होते हैं जैकेट स्टीराइल सेल की जैकेट के साथ, ठीक है ना। तो जो स्टीराइल सेल है जो वेंटर के अंदर पाया जाता है वो कौन से हैं, ये वेंटर वॉल ही वो स्टीराइल सेल की जैकेट है जिसने वेंटर को कवर किया होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, वेंटर वॉल की बात कर दी। इसके अंदर कुछ कैविटी होती है जिसके अंदर 2 सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये कैविटी है इनके पास, उस कैविटी में 2 सेल्स हैं, ठीक है। जो अपर सेल है ना उसको हम वेंटर कनाल सेल कहते हैं, नाम दे दिया था मैंने। एग के ऊपर वाले सेल को क्या नाम दिया था, अपर सेल को दिया जाता है वेंटर कनाल सेल का नाम। और जो थोड़ा लोअर साइड पे पाया जाता है उसको हम कहते हैं लार्ज लोअर एग सेल, ठीक है ना। लार्ज है एग सेल और जो स्मॉल है उसके ऊपर अपर साइड पे वेंटर रीजन में वो वेंटर कनाल सेल है, ठीक है ना। तो नेक की अगर हम बात करें, नेक काफ़ी लॉन्ग और सिलेंड्रिकल पोर्शन है, लॉन्ग भी है और सिलेंड्रिकल पोर्शन है। तो नेक के अंदर 4 नेक कनाल सेल हैं, आप देख सकते हो। ये नेक है, नेक के अंदर जो ये सेल हैं ग्रीन कलर थे, तो नेक की कनाल में जो ये सेल पाए जाते हैं इनको हम नेक कनाल सेल्स कहते हैं। और ये कितने होते हैं, 4 नेक कनाल सेल्स, ठीक है। 4 नेक कनाल सेल इनके पास पाए जाते हैं और इनके इर्द गिर्द जो जैकेट होती है स्टीराइल सेल की, इसको हम कहते हैं नेक वॉल, ठीक है। तो जब आर्चिगोनियम मैच्योरिटी में जाता है तो नेक कनाल सेल टूट जाते हैं, तो ये साइड पे हैं, ठीक है ना। नेक कनाल सेल सॉरी जो ये दरमियान में ये नेक कनाल सेल ने टूटना है जब आर्चिगोनियम ने मैच्योरिटी में जाना है, ठीक है। और वेंटर कनाल सेल जो होते हैं ये भी डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, ये भी डीजनरेट हो जाता है, ये ऊपर वाला भी टूट जाता है, ठीक है। कनाल सेल बिल्कुल ही फारिग हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है ना, यहाँ पे जो है वो स्पर्म जो होगा इधर से इंटर होगा। जब यहाँ पे ये तो क्या होगा, नेक कनाल सेल और वेंटर कनाल सेल के टूटने से क्या बनेगी, म्यूसिलेज शीथ यहाँ पे बनेगी, ठीक है ना। और जो ये म्यूसिलेज होगी ये वाटर के साथ मिलके स्वेल हो जाएगी, ठीक है ना। और ये एक सिग्नल है स्पर्म के लिए, ठीक है ना। ये एक ऐसा सिग्नल होता है जो स्पर्म को यहाँ से जो इम्बाइबेशन करके स्वेल हो जाता है यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो यहाँ से फिर स्पर्म जो होगा इंटर होगा इस कनाल के अंदर, जो कि किस तरह बनी है, नेक कनाल सेल के टूटने से और वेंटर कनाल सेल के टूटने से ये रास्ता बना है और यहाँ तक स्पर्म आएगा और आगे इस एग को क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। यहाँ पे क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी हमारे पास, ठीक है। थोड़ी यहाँ पे हम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पर्म प्लस एग दोनों मिलेंगे, क्या हुई है, फर्टिलाइजेशन होगी और क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई है और यहाँ पे जाइगोट बन गया है, ठीक है ना। तो ये जो स्पर्म यहाँ पे आया है, मैंने आपको पहले बताया था कि इंथ्रीडियम की वॉल जो थी वो बस्ट की थी और उसने स्पर्म रिलीज किया था, ठीक है ना। और इस तरफ स्पर्म आ गया, कीमोटैक्टिकली ये स्पर्म अट्रैक्ट हुआ था एग की तरफ, क्योंकि एग में वो एक जो होती है ना वो स्वेलिंग बन गई थी वाटर के साथ मिक्स करके म्यूसिलेज शीथ की, और ये एक कीमोटैक्टिक बिहेवियर था स्पर्म का टुवर्ड दिस म्यूसिलेज शीथ, और इस कनाल के जरिए वो एग के पास आ जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे दोनों मिलके क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। और एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होती है ये गमीटोफिटिक जनरेशन को एंड कर देती है। जो फर्टिलाइजेशन होती है क्या करती है, एंड कर देती है गमीटोफिटिक जनरेशन को, ठीक है। गमीटोफिटिक जनरेशन यहाँ पे एंड हो जाती है। और यहाँ पे जैसे ही गमीटोफिटिक जनरेशन की एंडिंग होती है तो किस जनरेशन की बिगिनिंग शुरू हो जाती है, एंडिंग ऑफ दिस गमीटोफिटिक जनरेशन बिगन दिस स्पोरोफिटिक जनरेशन। जो इसकी एंडिंग होगी वो स्पोरोफिटिक जनरेशन की क्या होगी, बिगनिंग होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है रिक्सिया का। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन कब स्टार्ट होती है फेज, जिस तरह ही जाइगोट बनता है ना,
जाइगोट की फॉर्मेशन के फ़ौरन बाद स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो जाइगोट का ये है कि जाइगोट जो होता है ना, इसने मल्टीपल जो सेल डिवीजन है माइटोसिस में से गुजरना है, ठीक है, और क्या कर देना है, हमारे पास एम्ब्रियो बना देना है, ठीक है ना। जाइगोट अंडरगो मल्टीपल सेल डिवीजन एंड फॉर्म एम्ब्रियो, ठीक है। तो अच्छा, ये सेल डिवीजन करके एम्ब्रियो बना देंगे। इट आलमोस्ट कम्प्लीटली द वेंटर ऑफ आर्चिगोनियम। हमें पता था ना कि जो फर्टिलाइजेशन हुई है, यहाँ पे एग था, यहाँ से स्पर्म आया था, ठीक है, उसने यहाँ पे आके इसको फर्टिलाइज किया था और स्पर्म और एग ने मिलके क्या बना दिया था, यहाँ पे जाइगोट, और जाइगोट ने मल्टीपल डिवीजन करके यहाँ पे क्या पूरी जो वाल है इसको भर दिया था एम्ब्रियो से, ठीक है। और आर्चिगोनियम जो होता है वो पूरा ही कम्प्लीटली फिलअप हो रहता है इस एम्ब्रियो से, ठीक है ना। ये आर्चिगोनियम जो होगा ये कम्प्लीटली फिलअप हो जाएगा इस एम्ब्रियो से, ठीक है। क्लियर। तो वाल जो होती है ना वेंटर की, ठीक है ना, ये डिवाइड करेगी पेरिक्लाइनली, ठीक है। इसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है। पेरिक्लाइनल डिवीजन वो होती है, इसके अंदर एक तो सराउंडिंग पे भी डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, और परिफरी पे, ठीक है ना। फिर ये जाइगोट में होती है डिवीजन। तो क्या होता है, एम्ब्रियो जो होगा इसके अंदर होगी, इसके अंदर जो एम्ब्रियो है आर्चिगोनिया के अंदर, इसके अंदर होती है पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन। देखते हैं हम किस तरह होती है। तो ये पेरिक्लाइनल डिवीजन ना इस मोस्टली पेरीफ्री पे होती है, तो इस तरह डिवीजन होगी, फिर ये साइड से डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह पेरिक्लाइनल डिवीजन के अंदर जाएगा ये एम्ब्रियो। अभी ये पेरिक्लाइनल डिवीजन हो के क्या बनेंगे, दो तरह की चीज़ें यहाँ पे हमारे पास हैं। एक ऊपर वाली लेयर वाली जो होगी वो क्लिप्ट्रा होगी, 2 लेयर्ड क्लिप्ट्रा आएगी हमारे पास, ठीक है, जस्ट लाइक जैकेट। और उस क्लिप्ट्रा के अंदर जो होगा वो यंग स्पोरोफाइट होगा, हैविंग दिस 2 लेयर्ड क्लिप्ट्रा हैव यंग स्पोरोफाइट, ठीक है। उसके अंदर यंग स्पोरोफाइट होगा हमारे पास, ठीक है। तो जो स्पोरोफाइट होता है डिक्सिया का वो सिंपल होता है और कंप्लीटली डिपेंडेंट करता है ये गमीटोफाइट के ऊपर। तो इसके अंदर फुट और सीटा नहीं होता, इसका स्पोरोफाइट जस्ट कंसिस्ट करता है कैप्सूल के ऊपर, ठीक है। इसके स्पोरोफाइट के अंदर फुट सीटा एब्सेंट है और इस स्पोरोफाइट के अंदर जस्ट रिक्सिया के स्पोरोफाइट में जस्ट क्या होता है, कैप्सूल प्रेजेंट होता है हमारे पास, ठीक है। इट्स स्पोरोफाइट ओनली कंसिस्ट ऑफ कैप्सूल। क्लियर। तो उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा कैप्सूल को, ठीक है, ठीक है। स्पोरोफाइट जस्ट कैप्सूल पे डिपेंड करता है, थोड़ा इसकी डिटेल देख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जो कैप्सूल होगा मतलब कि यंग स्पोरोफाइट, तो इस कैप्सूल के ना कुछ सेल्स होंगे जिनको हम नाम देते हैं सुपरफिशियल सेल्स, ठीक है। सुपरफिशियल सेल्स ऑफ दिस कैप्सूल, कैप्सूल के कुछ सेल हैं सुपरफिशियल सेल्स, ठीक है। ये सेल्स डिवाइड करते हैं और 2 तरह की लेयर हमारे पास आ जाती हैं। सुपरफिशियल सेल्स डिवाइड टू फॉर्म 2 टाइप ऑफ द लेयर। तो आउटर लेयर को हम नाम दे देते हैं एम्फीथीशियम, ठीक है। मैं पूरी लेयर भी यहाँ पे ड्रा करूँगी, टेंशन नहीं लेनी। और इनर लेयर को नाम दे देते हैं हम एंडोथीशियम, ठीक है। एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम की टर्म आती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ड्रा करें कि इसको कि एम्फीथीशियम, अच्छा मैं थोड़ा और डिटेल से बता देती हूँ। जो एम्फीथीशियम है ना ये क्या बनाता है, जैकेट ऑफ स्पोरोफाइट, जैकेट ऑफ स्पोरोफाइट। और जो एंडोथीशियम है ना ये आर्कीस्पोरियम को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द आर्कीस्पोरियम, ठीक है। ये आर्कीस्पोरियम को रिप्रेजेंट करेगा और ये आर्कीस्पोरियल सेल्स हमारे पास आएंगे जो कि बना देंगे स्पोर मदर सेल, दीज आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है। आर्कीस्पोरियम का मतलब क्या है कि इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो सेल होंगे उनको हम नाम देंगे आर्कीस्पोरियल सेल्स का। एंड दीज आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड टू फॉर्म दी स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स,
क्लियर। स्पोर मदर सेल हमारे पास आ गए हैं। अब ये स्पोर मदर सेल जो होंगे ये क्या करेंगे, ये हमारे पास स्पोर मदर सेल जो होंगे ये डिवाइड करके स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो स्पोर मदर सेल के साथ साथ जो स्पोर मदर सेल को नाम दिया जाता है स्पोरोसिस्ट, ठीक है। और जो उसके साथ साथ कुछ नर्स सेल भी होंगे जो स्टीराइल होंगे, ठीक है ना, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड करके स्पोर मदर सेल बनाते हैं और नर्स सेल बनाते हैं। जो नर्स सेल होते हैं ये स्टीराइल होते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। दो तरह के सेल बन गए आर्किस्पोरियल, इसने जैकेट बना दी एम्फीथीशियम ने, एंडोथीशियम के जो है वो आर्किस्पोरियम बना दी। आर्किस्पोरियम के सेल को आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड करके दो तरह के सेल बनाते हैं, एक है स्पोर मदर सेल और एक है नर्स सेल। स्पोर मदर सेल को हम नाम देते हैं स्पोरोसिस्ट का, ठीक है। और जो स्पोरोसिस्ट है ना ये लास्ट सेल है स्पोरोफिटिक फेज का, ठीक है ना। लास्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक फेज इज द स्पोरोसिस्ट, ठीक है। ये स्पोरोसिस्ट जो होती है ये 2n होती है, जिसकी वजह से ये मियोसिस में जाके इट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। मियोसिस में जाके ये हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोर होता है ना ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल ऑफ गमीटोफाइट। गमीटोफाइट का जो पहला सेल है वो हमारे पास क्या है, स्पोर, ठीक है। स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द गमीटोफिटिक फेज। और नया गमीटोफाइट प्रोड्यूस हो जाता है जब स्पोर जर्मिनेट करता है ना, इसकी जर्मिनेशन से न्यू गेमीटोफाइट की प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है ना। हमारे पास नया गेमीटोफाइट प्रोड्यूस होता है स्पोर के जर्मिनेट करने से और लाइफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। स्पोरोफाइट मैंने पहले बता दिया था, सॉरी गेमीटोफाइट मैंने पहले बता दिया था, उसका स्ट्रक्चर भी, और स्पोरोफाइट अब बता दिया है, ठीक है। तो क्या होता है जो कैप्सूल का जो यंग स्पोरोफाइट है उसको कैप्सूल का नाम दिया। कैप्सूल के अंदर सुपरफिशियल जो इसके सेल्स होंगे वो डिवाइड किए, ठीक है। दो तरह के सेल्स आ गए, एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम। जो एम्फीथीशियम इसने जैकेट बना दी स्पोरोफाइट की, जो एंडोथीशियम इसने आर्किस्पोरियम बना दिया। आर्किस्पोरियम के सेल को आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। आर्किस्पोरियल सेल जो डिवाइड करके ये स्पोर मदर सेल और नर्स सेल बना देते हैं। जो स्पोर नर्स सेल ने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, स्पोर मदर सेल स्पोरोसिस्ट कहते हैं इनको, ये 2n है, ठीक है। स्पोर मदर सेल मियोसिस में जाते हैं और क्या बना देते हैं, हैप्लॉइड स्पोर। हैप्लॉइड स्पोर जो होते हैं फर्स्ट सेल जो होता है ये गमीटोफाइट का है और हैप्लॉइड स्पोर ने जर्मिनेट करके न्यू गमीटोफाइट हमारे पास बना देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं स्पोरोफिटिक जो फेज है ना उसका स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर यहाँ पे एलेबोरेट कर देती हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तरह एक स्ट्रक्चर आता है हमारे पास, ठीक है। और इसके जो बाहर वाली लेयर है इसको हम क्लिप्ट्रा का नाम दे देते हैं, क्लिप्ट्रा, ठीक है। और ये 2 लेयर्ड होती है, ठीक है ना। 2 लेयर्ड क्लिप्ट्रा मैंने बताया था ना कि 2 लेयर्ड क्लिप्ट्रा बनती है एम्ब्रियो के अंदर, पेरिक्लाइनल डिवीजन होके 2 लेयर्ड क्लिप्ट्रा होगी हमारे पास जो बनेगी। ये बना देते हैं जी, हाँ जी 2 लेयर्ड क्लिप्ट्रा आ गई हमारे पास, ठीक है। और इसके अंदर जो होते हैं ये स्पोर, हम देखेंगे स्पोर मदर सेल्स आएंगी, ठीक है। इस तरह स्पोर मदर सेल होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। इसने बताया था कि क्लिप्ट्रा आएगी और अंदर क्या होंगे, स्पोरोफिटिक जो फेज होगी, ठीक है ना। तो आगे जी हमारे पास इस तरह स्पोर मदर सेल के सारे क्या हैं, स्पोर मदर सेल R2 हैं, ठीक है ना, डिप्लॉयड हैं। स्पोर मदर सेल्स ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड, ठीक है। तो जो इसके बाहर जो है ये क्या है, बाहर वाली लेयर वेंटर, इसके बाहर जो लेयर होगी ना उसको हम वेंटर लेयर का नाम दे देते हैं। ये ले जी मैंने बना दी है वो लेयर, ठीक है। थोड़ी मैं बैड हूँ ड्राइंग में तो प्लीज़ इग्नोर इट।
आप जो है आपकी बुक वाला जो है उसको देख के ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी आउटलाइंस में आपको बताती हूँ। ये ऊपर वाली लेयर जो मैंने ड्रा की है ये हमारे पास कौन सी है, वेंटर, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द जो होते हैं ना सेल, इस जो हमारे पास स्पोर मदर सेल है ये कौन से हैं, नर्स सेल, ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। मैं ग्रीन से मार्क कर देती हूँ। ये जो स्पोर मदर सेल के इर्द गिर्द जो है सेल के कौन से हैं, नर्स सेल्स हैं, ठीक है। इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और जो ये जैकेट है, जैकेट को क्या नाम दिया जाता है, जैकेट इज एम्फीथीशियम, ठीक है। एम्फीथीशियम का नाम दिया जाता है इसको, ठीक है। एम्फीथीशियम इज जैकेट, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे हमने बात कर ली। अब थोड़ा मैच्योर स्पोरोफाइट की बात कर लेते हैं। इसका मैच्योर स्पोरोफाइट किस तरह का होगा उसको थोड़ा हम यहाँ पे डिटेल से देखते हैं। अगर मैच्योर स्पोरोफाइट में देखें तो इसके अंदर ठीक है ये स्ट्रक्चर है, क्लियर। क्लियर, तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको नाम दे देना है क्लिप्टरा का, इसने बाद में डिसइंटीग्रेट भी कर जाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके बाहर ना जो रीजन होगा इतना, ये जो रीजन है ये कौन सा है, इसके अंदर ये सेल्स वगैरह हैं, ये है स्टोरेज रीजन, ठीक है। इस स्पोरोफाइट के बाहर है, ठीक है, स्टोरेज रीजन, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास स्पोर टेट्राड्स होते हैं इस तरह। स्पोर टेट्राड कब बने थे, जब मियोसिस हुई थी स्पोर मदर सेल के अंदर और चार सेल प्रोड्यूस हो गए थे मियोसिस करके, जो कि हैप्लॉइड थे। तो ये स्पोर टेट्राड का नाम दे दिया उन 4 सेल्स को जो मियोसिस करने से बने थे, ठीक है, स्पोर टेट्राड, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस इन दी स्पोर मदर सेल, ठीक है। स्पोर टेट्राड आ गए हमारे पास, क्लियर। अच्छा, तो इसके अंदर ना क्या होता है, स्टोरेज रीजन के ऊपर इस तरह के कुछ फिलामेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। ये देखो जी, स्टोरेज रीजन के ऊपर है, ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो नेक है ना, इसने बाद में डीजनरेट कर जाना है, ठीक है ना, ताकि स्पोर यहाँ से रिलीज हो जाए, ठीक है। तो हिपैटिकोप्सिडा का जो है वो डिक्सिया की हमने एग्जांपल देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी क्लास एंथोसिरोप्सिडा, जिसको हम हॉर्नवॉट्स भी कहते हैं, और एंथोसिरोज उसकी जो एग्जाम्पल है उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अच्छा, एंथोसिरोप्सिडा, ठीक है, इसको एंथोसिरोटॉप्सिडा भी कहते हैं, ठीक है। और अनदर नेम इसका है हॉर्नवर्ट। क्यों हॉर्नवर्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो इनका स्पोरोफाइट है ना वो हॉर्न शेप का होता है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो एंथोसिरोप्सिडा को प्रीवियसली एंथोसिरोटा भी कहते थे। इट इज़ प्रीवियसली कॉल्ड एज दी एंथोसिरोटा, ठीक है। एंथोसिरोटा भी था इसका नाम, ठीक है। तो जो है हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट की वजह से इसको हम हॉर्नवर्ट भी कहते हैं। तो ये क्लास बहुत छोटी सी है लेकिन बड़ा एक क्लियरली डिफाइंड ग्रुप है, ठीक है ना, नॉन वेस्कुलर प्लांट का। इसको हम जो है वो देखते हैं कि इसके अंदर ऑलमोस्ट 300 स्पीशी होती हैं इस जीनस के पास, ठीक है ना। जीनस एंथोसिरोज है इसका, ठीक है, जीनस है इसका एक बड़ा फेमस एंथोसिरोज। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आते हैं, और इस एंथोसिरोज जीनस के पास 300 स्पीशीज हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो इनके अंदर ना एक करेक्टरिस्टिक फीचर है इस क्लास के अंदर कि इसके अंदर पायरनॉइड्स प्रेजेंट हैं। ये मैं बात लेक्चर के स्टार्टिंग में भी आपको बता चुकी थी, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके अलावा ये ना एसोसिएशन कर सकता है किसके साथ, दो जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। उन्हें अभी देखते हैं हम एसोसिएशन ये शो करता है, एक शो करता है ये फंजाई के साथ, और एक एसोसिएशन ये शो करता है हमारे पास ब्लू ग्रीन अलगा विच इज़ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के साथ भी ये एसोसिएशन शो कर देता है। तो अगर हम फंजाई में देखें इसका एसोसिएशन, तो ये एटलीस्ट कुछ मेंबर जो होते हैं ये एसोसिएट होते हैं फंजाई के साथ, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट था लिग्रोन, तो उसने बताई थी इसकी एसोसिएशन फंजाई की। लिग्रोन टोल्ड अस अबाउट द एसोसिएशन ऑफ द फंजाई विद एंथोसिरोप्सिडा। उस एंथोसिरोप्सिडा का नाम क्या है हमारे पास,
फायोसिरोज लेविस। ठीक है, तो ये फंगस जो होते हैं ना, ये कॉलोनाइज्ड करते हैं, जो ये फंजाई होती है ये इनके पैरेन्काइमा सेल के अंदर आगे कॉलोनी बना लेती है अपनी। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा ये जस्ट ग्रोइंग टिप जो होती है ना थैलस की और एपिडर्मल सेल, उसके अंदर नहीं पाई जाएगी फंजाई। उसके अलावा बाकी सारे पैरेन्काइमा सेल के अंदर ये फंजाई पाई जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है कि इन्फेक्टेड सेल जो होते हैं ना वो अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा लेते हैं, लेकिन जो इनका क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो स्टार्च लॉस कर देता है और पायरेनॉइड भी डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट ब्रांच हो जाता है, और ये जो ब्रांचेस होती हैं ना इस क्लोरोप्लास्ट की, ये एसोसिएशन बना लेती हैं इसके हाइफी के साथ, इस फंजाई के हाइफी के साथ। ठीक है ना, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, हमने बात की, क्लोरोप्लास्ट अपनी स्टार्च लूज कर देता है, पायरेनॉइड भी खत्म होने शुरू हो जाते हैं सेल के, किसके सेल के, एंथोसिरोप्सिडा के सेल के। ठीक है ना, इनका क्लोरोप्लास्ट अपनी स्टार्च लूज करेगा, जब फंजाई की एसोसिएशन करनी होगी पायरेनॉइड लॉस्ट कर देगा, अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा देगा, और जो क्लोरोप्लास्ट है ये इसकी ब्रांचेस आना शुरू हो जाएंगी एंथोसिरोटा के क्लोरोप्लास्ट की, और फंजाई जो है इन ब्रांचेस के साथ इसके हाइफी एसोसिएट कर जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी साइनोबैक्टीरिया के साथ, तो साइनोबैक्टीरिया जो है, जिस तरह के हमारे पास जो है नोस्टॉक है, ठीक है ना, नोस्टॉक जो होता है ये इसके टिश्यू के साथ इम्बेडेड कर जाता है, नोस्टॉक इम्बेडेड। तो नोस्टॉक जो है ये एंथोसिरोटा के टिश्यूज़ के साथ इम्बेडेड कर जाता है, क्लियर, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, जो फिक्स करता है, जो नोस्टॉक है ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, और ये नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, कौन करता है नाइट्रोजन को यूज़, एंथोसिरोटा एंथोसिरोप्सिडा। ठीक है ना, तो ये इस नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्स कौन करता है, नोस्टॉक करता है इसके लिए। ठीक है ना, तो अगर गमीटोफाइट जो होता है, इसीलिए जो गमीटोफाइट होता है मोस्टली अगर डार्क में आ जाता है और स्पोरोफाइट इल्यूमिनेटेड इन्वायरमेंट में है, तो क्या होता है कि ये ट्रांसफ़र करता है फोटोसिंथेट टू गमीटोफाइट। तो इसका मतलब क्या है कि गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट इसका पार्शियली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है, अपनी खुराक स्पोरोफाइट खुद भी तैयार कर सकता है। ठीक है ना, सर्टेन कंडीशंस में। तो नोस्टॉक उसको जो है वो प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन, फिक्स्ड नाइट्रोजन। ठीक है ना, ताकि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सके। तो अब इसके जनरल करैक्टर्स थोड़ा सा देखते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इसके जनरल करैक्टर की। ठीक है ना, तो अगर हम इसके जो स्ट्रक्चर है वो देखें तो इस तरह इसका जो होता है वो गमीटोफाइट होता है। ठीक है, इसके ऊपर जो होते हैं इस तरह स्पोरोफिटिक फेज हॉर्न शेप में प्रोड्यूस होते हैं, ये है गमीटोफाइट। ठीक है, इसके ऊपर ये स्पोरोफाइट्स जो होते हैं ये हॉर्न शेप के स्पोरोफाइट्स इसके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, क्लियर। तो जो थैलस होता है वो किस तरह का होता है, एंथोसिरोप्सिडा का थैलस जो होगा ये डार्क ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन प्रोस्ट्रेट होगा। ठीक है, बिल्कुल सीधा होगा, फ्लैट होगा। ठीक है, और क्या होगा, डोर्सी वेंट्रल, मतलब कि डोर्सल और वेंट्रल पोर्शन दोनों डिफरेंट होते हैं। डोर्सल हिस्सा ऊपर वाले को कहते हैं और वेंट्रल नीचे वाले हिस्से को कहते हैं। ठीक है, और थैलस जो होता है ना ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है बाय मीन्स ऑफ स्मूथ राइजोइड्स। यहाँ पे स्मूथ राइजोइड्स पाए जाएंगे। ठीक है ना, इनके अंदर स्मूथ राइजोइड होते हैं, इनके अंदर ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड एब्सेंट होते हैं। ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड जस्ट पेटिकोप्सिडा के केस में होते हैं। ठीक है, स्मूथ राइजोइड, राइजोइड वो स्ट्रक्चर होता है वो यूज होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। ठीक है, ट्यूबरकुलेट राइजोइड इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा ना इसके अंदर जो थैलस होता है ना ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि ये स्टोरेज और एसिमिलेटरी रीजन के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं करता। ठीक है, डिफ्रेंशिएट नहीं करता इनटू स्टोरेज एंड एसिमिलेटरी, मतलब फोटोसिंथेटिक रीजन के अंदर नहीं डिफ्रेंशिएट करता, क्लियर। अच्छा, उसके बाद मतलब कि थैलस की एक यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है, क्लियर। अच्छा, तो सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि ये मैंने पहले भी बात की कि ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाता है ब्लू ग्रीन अलगा के साथ, सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद ब्लू ग्रीन अलगा। ठीक है, प्राइमरली वो अलगा होता है नोस्टॉक। ठीक है, तो सेल के अंदर ना सिंगल क्लोरोप्लास्ट होती है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन ए सेल। और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है,
पायरेनॉइड्स। ठीक है, क्लियर। तो ये पायरेनॉइड फ्लैजेला, आइसोइड और कुछ अलगा के अंदर पाए जाते हैं और इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना, ग्रीन अलगा के अंदर और एंथोसिरोप्सिडा के अंदर। क्लियर। अच्छा, तो उसके बाद 4 पॉइंट है, एयर पोर और एयर चैम्बर एब्सेंट होते हैं इनके अंदर। एंथोसिरोप्सिडा के अंदर एयर पोर्स और एयर चैम्बर्स एब्सेंट होते हैं इनके अंदर। क्लियर। और इनके अंदर म्यूसिलेज कैविटी जस्ट प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना। तो उसके अलावा जो स्पीशी होती है ना इस क्लास की, होमो और हेट्रोथैलिक, या तो होमोथैलिक होगी या फिर हेट्रोथैलिक होगी। ठीक है ना। सेक्स ऑर्गन थैलस के अंदर इम्बेडिड होती हैं। ठीक है ना, जो थैलस है यहाँ पे सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो इम्बेडिड अंदर धंसे हुए होंगे। ठीक है ना। तो 5th में हम देखते हैं कि एंथ्रीडियम इसके अंदर जो है वो, थोड़ा मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन सा होता है, एंथ्रीडियम। क्लियर। और जो फीमेल इंथ्रीडियम, ठीक है ना, इंथ्रीडियम होगा। और जो इंथ्रीडियम होगा ये जो एपिडर्मल सेल के नीचे जो सेल होते हैं उनसे निकलता है। ठीक है ना, डोर्सल सर्फर में, ये देखो ये एपिडर्मल सेल है ना, इनके नीचे वाले सेल्स को हम नाम देते हैं, ये नीचे वाले सेल हैं, इसको हम हाइपोडर्मस सेल का नाम देते हैं। कौन से, हाइपोडर्मस। तो इन हाइपोडर्मस सेल से जो है वो इंथ्रीडियम ने ओरिजिनेट करना है। ठीक है। इन हाइपोडर्मस सेल से डोर्सल सरफेस के ऊपर, ऊपर वाली सरफेस के ऊपर, एपिडर्मल सेल के नीचे वाले सेल से जो इंथ्रीडियम जो होगा ये ओरिजिनेट करेगा। ठीक है ना। तो हाइपोडर्मल सेल से, और ये इंथ्रीडियम जो ये ग्रुप के अंदर होता है इंथ्रीडियल चैम्बर में। ठीक है ना, एक चैम्बर के अंदर जो इंथ्रीडियम होते हैं ये ग्रुप के अंदर होते हैं, उस चैम्बर को हम इंथ्रीडियल चैम्बर का नाम दे देते हैं। तो उसके अलावा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन सा होता है, आर्चिगोनियम। ठीक है, आर्चिगोनियम होता है जो कि एपिडर्मल सेल से ओरिजिनेट करता है। ठीक है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे बताई है कि जो होता है ना इंथ्रीडियम डेवलप करता है। मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट करती हूँ, देखो ये डोर्सल सरफेस है ना, इसका डोर्सल सरफेस के अपर सेल्स कौन से होंगे, एपिडर्मल सेल। और एपिडर्मल सेल के अगर नीचे सेल देखें हम, वो कौन से हैं, हाइपोडर्मल सेल। ठीक है, हाइपोडर्मल सेल। इन हाइपोडर्मल सेल से ओरिजिनेट करना है इंथ्रीडियम ने। ठीक है, और एपिडर्मल सेल से किसने ओरिजिनेट करना है, आर्चिगोनियम ने। ये अब याद रहेगा ना। क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर ना सीटा जो होता है ना, जो इनके अंदर स्पोरोफाइट होता है उसमें सीटा एब्सेंट होता है। तो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, पॉइंट नंबर पता नहीं 7 के 6 था। जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर क्या होता है, सीटा एब्सेंट है। ठीक है, सीटा इनके अंदर बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। ठीक है ना। उसके बाद इनकी जो कैप्सूल होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने बताई है आपको कि स्टोमेटा की ओरिजिनेशन हुई है। यहाँ पे इनके कैप्सूल के पास स्टोमेटा होते हैं। ठीक है ना, 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं। यहाँ पे 2 किडनी शेप गार्ड सेल्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है ना, तो ये करैक्टर जो है वो शेयर करता है मोसिस के साथ। ठीक है ना, जो इसको किडनी शेप गार्ड सेल की प्रेजेंस होती है। ठीक है ना। उसके अलावा लेटर्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना, लेटर्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं क्योंकि लेटर्स वो स्ट्रक्चर जो हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर के अंदर, ये स्पोर की डिस्पर्सल के अंदर हेल्प करता है। ठीक है ना, लेकिन सीडो लेटर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, जस्ट लाइक लेटर्स, फॉल्स लेटर्स हम कह सकते हैं, वो इनके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक हमने इसकी बात कर दी। अब हम इनके अंदर ना थोड़ा इसका लाइफ साइकिल या फिर रिप्रोडक्शन ही कह लो, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं एंथोसिरोज के अंदर ना जो रिप्रोडक्शन होती है ना, उसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन एंथोसिरोज। ठीक है, रिप्रोडक्शन
क्लियर। अभी हम रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है ना। एंथोसिरोज के अंदर बड़ी छोटी छोटी डिटेल देखनी है हमने, ठीक है ना। इस तरह वीडियो बहुत लॉन्ग हो जानी है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर किस तरह होगी, फ्रेगमेंटेशन से। हमें पता है कि बॉडी जो होती है वो फ्रेगमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और हर फ्रेगमेंट अपनी नई बॉडी बना लेता है, ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पे गैमे, ठीक है। गैमे कब की फॉर्मेशन, तो गैमा ना जो ये थैलस है, ठीक है, इसकी ऊपर वाली सरफेस पे ही ना इस तरह के कप्स वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको गैमी कप का नाम दे देते हैं। गैमी आर नोन टू डेवलप ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द थैलस, ठीक है। और ये पेरेंट थैलस से डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्टिंग टिश्यूज जब जो होते हैं ना, यहाँ पे इर्द गिर्द जो कनेक्टिव टिश्यू है जब वो डिके कर जाते हैं तो ये गैमे पेरेंट सेल से डिटैच होकर, पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर नया थैलस बना देते हैं, ठीक है ना। ये जो गैमे होते हैं नया थैलस बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन बाय ट्यूबर फॉर्मेशन। ट्यूबर की फॉर्मेशन से किस तरह होती है, तो जो एपिक्स है ना, एपिक्स जो होती है थैलस की, ठीक है ना। इस तरह जो एपिक्स है, ये वाला एपिक्स पोर्शन है थैलस का, तो इसको हम ट्यूबर का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो एपिक्स जो होती है ना थैलस की, ये ट्यूबर बना देते हैं ग्रोइंग सीजन के एंड पे। और ये ट्यूबर जो होती है ना, ये अनफेवरेबल कंडीशन में डोरमेंट ही रहती हैं और दोबारा सूटेबल कंडीशन में ये फिर दोबारा ग्रो कर जाती हैं। तो इसके अंदर हम अगर हम देखें गैमेट्स किस तरह बनते हैं, रिप्रोडक्शन बाय गैमेट फॉर्मेशन, थोड़ी थोड़ी डिटेल देखनी है, ज़्यादा डिटेल नहीं हमने देखनी। तो यहाँ पे हम देखते हैं बाय गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन से अगर हम देखें तो डोमिनेंट फेस इसके अंदर कौन सी होती है, गमीटोफिटिक जनरेशन ही होती है, ठीक है ना। तो गमीटोफिटिक फेज जो होगी वो इनके अंदर गमीटोफाइट डोमिनेंट फेज है, ठीक है। और ये गमीटोफिटिक फेज कब शुरू हो जाती है, जब हप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होता है, हमने बात कर ली थी, ठीक है ना। और इसके जो लास्ट सेल, इसका फर्स्ट सेल कौन सा होता है, फर्स्ट सेल होगा स्पोर, स्पोर्स होते हैं। फर्स्ट जो सेल है गमीटोफाइट का वो तो था हमारे पास स्पोर, स्पोर ने जर्मिनेट करके ये गमीटोफिटिक फेज स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना लास्ट सेल इस गमीटोफिटिक स्टेज का, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, स्पर्म और एग। जैसे ही स्पर्म और एग मिलते हैं वैसे ही गमीटोफिटिक फेज का एंड हो जाता है और स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के फ़ौरन बाद फर्टिलाइजेशन के साथ ही गमीटोफिटिक फेज की एंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन थैलस की लोब पे प्रोड्यूस होते हैं, ये थैलस लोब है, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह सेक्स ऑर्गन हमारे पास प्रोड्यूस होंगे, क्लियर। तो मोनीशियस और होमोथैलिक स्पीशी में, जिस तरह के मोनीशियस स्पीशी वो कहते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों ही बनते हैं एक ही थैलस के ऊपर। तो इसके अंदर क्या होता है, मोनीशियस और होमोथैलिक स्पीशी में इंथ्रीडिया पहले बनता है, इंथ्रीडिया फॉर्म्ड फर्स्ट, और आर्चिगोनिया बाद में बनता है, आर्चिगोनिया फॉर्म्ड लेटर, ठीक है। उसके बाद आर्चिगोनिया बनता है। तो सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ये हमारे पास फॉल में, विंटर में और स्प्रिंग में बनते हैं, ठीक है ना। सेक्स ऑर्गन कब बनते हैं, सेक्स ऑर्गन्स हमारे पास बनते हैं फॉल में, विंटर में और स्प्रिंग सीजन में। इन तीनों सीजन में वाटर अबंडेंट होता है, इसीलिए सेक्स ऑर्गन बनते हैं। और क्योंकि जो होता है हमारे पास स्पर्म, वो जो होता है वो मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, उसको वाटर की ज़रूरत होती है मूवमेंट के लिए। तो वो वाटर इन सीज़न में वाटर ज़्यादा होता है, तो इसी वाटर की हेल्प से वो मूवमेंट शो कर देते हैं हमारे पास, ठीक है। तो थोड़ी सी हम इंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम की थोड़ी थोड़ी डिटेल देखते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करें इंथ्रीडियम की, ठीक है ना, अगर हम इंथ्रीडियम को थोड़ा सा देखें तो इंथ्रीडियम कैसा है,
इंथ्रीडियम को थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। तो इंथ्रीडियम जो है ना यूनिक होता है, ठीक है ना, यूनिक होता है स्ट्रक्चर के अंदर, और ये एंडोजीनस है, मतलब कि हार्मोनिक बैलेंस से इसकी प्रोडक्शन होगी। एंडोजीनस होता है ओरिजिन में, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये सिंगल भी हो सकता है या फिर ग्रुप्स के अंदर भी हो सकता है, थैलस के ऊपर इसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना। तो जो इंथ्रीडियम होता है ना, ये हमारे पास एक इसके अंदर ना एक इलोंगेट स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर एक पाउच लाइक बॉडी होती है जिसको हम इंथ्रीडियम चैम्बर कहते हैं। तो इंथ्रीडियम पोसेस ए पाउच लाइक बॉडी, दिस पाउच लाइक बॉडी इज कॉल्ड एज द इंथ्रीडियल चैम्बर। इंथ्रीडियल चैम्बर कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो जो बॉडी होती है ना इंथ्रीडियम की, उसके अंदर ऊपर वाली जैकेट लेयर होती है जिसको हम इंथ्रीडियल वॉल कहते हैं, ठीक है ना। तो बॉडी जो इंथ्रीडियम की होती है कंसिस्ट करती है आउटर जैकेट के ऊपर, ठीक है ना। इसके ऊपर जो बाहर की तरफ एक जैकेट होती है, हम देखते हैं इस तरह इंथ्रीडियम है, इसके बाहर की तरफ ये एक जैकेट वाले सेल होते हैं, इन सेल को हम कहते हैं इंथ्रीडियल वॉल। देख रहे हैं जी इंथ्रीडियल वॉल, ठीक है। तो ये वॉल जो होती है वो प्रोटेक्टिव होती है फंक्शन के अंदर, और इंथ्रीडियल वॉल के अंदर ना छोटे छोटे क्यूबिकल सेल्स होते हैं। दिस इंथ्रीडियल वॉल कंटेन्स स्मॉल क्यूबिकल सेल्स। तो इस तरह के क्यूबिकल सेल्स होते हैं, ठीक है। जो आपकी अपनी बुक है ना उसके ऊपर जिस तरह का स्ट्रक्चर है आपने उसी को ही फॉलो करना है। मैं आपको ये समझाने के लिए जस्ट बता रही हूँ इस पर्पज़ में। तो इसके अंदर इंथ्रीडियल वॉल के अंदर कुछ क्यूबिकल सेल होते हैं, इनको हम नाम देते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल्स का। मदर सेल, तो एंड्रोसाइट मदर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये डिवाइड करके 2 स्पर्म बनाती है, ठीक है ना। एंड्रोसाइट मदर सेल डिवाइड करती है और 2 स्पर्म्स आते हैं हमारे पास। इन स्पर्म को हम नाम देते हैं एंड्रोसाइट्स। जो प्रोटोप्लास्ट होता है ना इन एंड्रोसाइट्स का, प्रोटोप्लास्ट ये मेटामॉर्फोसिस करता है और स्पर्म बना देता है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस करके ये प्रोटोप्लास्ट क्या बनाएगा, स्पर्म आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास स्पर्म आ चुके हैं। स्पर्म जो होते हैं ना ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, कर्व्ड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इस तरह का कर्व्ड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और इसकी बैक पे क्या होते हैं, पेयर होता है विप्लैश फ्लैजिला का, ठीक है ना। इसकी बैक पे स्पर्म जो होते हैं ना ये इंथ्रीडियम से रिलीज नहीं होते हैं जब तक इनफ मॉइस्चर प्रोवाइड ना किया जाए, ठीक है ना। तो जब इंथ्रीडियम मैच्योरिटी पे जाते हैं, उसको इनफ मॉइस्चर प्रोवाइड किया जाता है, तो इंथ्रीडियम चैम्बर जो होता है वो बस्ट कर जाता है। इंथ्रीडिया जो होते हैं ये वाटर इंथ्रीडिया जो होते हैं वो डाइसेंस शो करना शुरू जो होते हैं एक्सपोज्ड। तो इंथ्रीडिया जो होता है बस्ट हो जाता है, स्वोलन इंथ्रीडियम जो होते हैं वो रप्चर कर जाते हैं और स्पर्म बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है यहाँ से, ठीक है ना। तो अगर हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात, इसकी डेवलपमेंट की थोड़ी सी बात करें, तो थोड़ा सा अब हम बात करते हैं आर्चिगोनिया की डिटेल की। आर्चिगोनिया, ठीक है। आर्चिगोनिया को थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो आर्चिगोनिया क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, हम देखते हैं। तो बेसल जो होता है स्वॉलन पोर्शन क्या है हमारे पास, वेंटर, और ऊपर वाला थोड़ा नैरोइंग पोर्शन क्या है, नेक। तो बेसल स्वॉलन पोर्शन इज वेंटर। तो ये थैलस के टिश्यू के साथ, इस तरह ये टिश्यू है थैलस का, इसके साथ ये अटैच होता है वेंटर, ठीक है ना। तो इसके पास जैकेट होती है स्टीराइल सेल की, बाहर जो जैकेट है उसको हम कहते हैं जिस तरह हम नीचे पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये स्टीराइल सेल्स की जैकेट है वेंटर के अंदर, इसको नाम देते हैं हम वेंटर वॉल।
ठीक है। और वेंटर इसके अंदर जो कैविटी होती है उसको हम वेंटर कैविटी का नाम देते हैं। और इस कैविटी के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक नीचे वाला लार्ज सेल, एक ऊपर वाला स्मॉल सेल। नीचे वाले लार्ज सेल को हम नाम देते हैं एग का, और ऊपर वाले स्मॉल सेल को नाम देते हैं वेंटर कनाल सेल। ठीक है, वेंटर कनाल सेल का ऊपर वाले सेल को नाम देते हैं अपर। और ठीक है, क्लियर। अब हम नेक की बात करते हैं तो नेक के अंदर ना ये एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसके अंदर 4 to 6 नेक कनाल सेल होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 4 to 6 जो होते हैं ये नेक कनाल सेल हैं, नेक कनाल सेल्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। और ये नेक कनाल सेल के अंदर ना स्टीराइल सेल्स इर्द गिर्द इसके होंगे जैकेट, जिसको हम नेक वाल का नाम दे देंगे, क्लियर। इसको नेक वाल का नाम देते हैं। जब आर्चिगोनिया मैच्योरिटी पे जाता है तो क्या होते हैं, नेक कनाल सेल ये वाले और वेंटर ये दोनों डिसइंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, और म्यूसिलेज बना देते हैं। म्यूसिलेज पानी के साथ मिलके स्वेल कर जाती है, यहाँ पे स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। जब स्वेलिंग शुरू हो जाती है तो जो कीमोटैक्टिक मूवमेंट करता है स्पर्म इसकी तरफ, ठीक है ना, इस म्यूसिलेज की तरफ की स्पर्म जो होता है वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करता है। और ये जो यहाँ से जो है वो रास्ता था, यहाँ से स्पर्म इसके अंदर इंटर होगा और एग को फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। जाइगोट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक बात होगी। जैसे ही जाइगोट बनेगा तो गमीटोफिटिक जनरेशन एंड और रेग्यूलर स्पोरोफिटिक जनरेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बाद में जाइगोट जो होता है ना ये साइज के अंदर इंक्रीज करता रहता है, और यहाँ पे जब जाइगोट जो होता है इसके अंदर डिवीजन होती रहती है साइज के अंदर इंक्रीज कर करके, ये वेंटर की जो कैविटी है ना उसको पूरी को फिल कर देता है टिश्यूज के साथ, ठीक है ना, आर्चिगोनिया की जो वेंटर को, ठीक है ना। तो उसके बाद जो होती है वेंटर की वाल डिवाइड करती रहती है, ठीक है। और जो वेंटर की वाल ने डिवाइड करना है फर्टिलाइजेशन के बाद, जब यहाँ पे एम्ब्रियो बन जाता है तो एम्ब्रियो के बनने के बाद तो वेंटर की वाल ने डिवाइड करना है और 2 लेयर्ड क्लिप्ट्रा बनाना है इसने, 2 लेयर्ड क्लिप्ट्रा। इस 2 लेयर क्लिप्ट्रा ने सराउंड करना है यंग स्पोरोफाइट को। दिस 2 लेयर्ड क्लिप्ट्रा सराउंड द यंग स्पोरोफाइट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली एंथ्रीडिया की, आर्चिगोनिया की, ठीक है। शॉर्ट सी डिटेल देखी है एंथोसिरोप्सिडा की। तो अब हम थोड़ी सी शॉर्ट सी डिटेल देखते हैं इसके जो है वो स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। एंथोसिरोज के स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर की थोड़ी सी डिटेल देख लें। इसके अंदर हम देखते हैं इसका स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर। तो पता है ना हमें स्पोरोफाइट कंसिस्ट होता है फुट के ऊपर और कैप्सूल के ऊपर, सीटा इसके अंदर एब्सेंट होता है। तो अगर हम फुट की बात करें, फुट किस तरह का है, ये बेसल स्वॉलन पोर्शन होता है स्पोरोफाइट का, जो कि पैरेन्काइमस टिश्यूज से मिलके बना होता है। इट इज़ द बेसल स्वॉलन पोर्शन मेड अप ऑफ द पैरेन्काइमस टिश्यूज। इस तरह का एक बेसल स्वॉलन पोर्शन है जो फुट है, पैरेन्काइमस टिश्यू से मिलके बना होता है। और ये टिश्यूज जो होते हैं ना फुट के, ये थैलस के अंदर इंसर्ट होते हैं, ठीक है ना। और थैलस के अंदर ये राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं क्योंकि इसने थैलस से न्यूट्रिएंट्स वगैरह अब्जॉर्ब करने होते हैं, ठीक है ना। तो फुट जो होते हैं ये, इसकी बात की। दूसरा हमारे पास क्या है, फुट के बाद एक जोन आता है मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है थोड़ी सी फुट के ऊपर ना, इतना सा पोर्शन होता है हमारे पास। ये बहुत बेसिक डिटेल दे रही हूँ मैं, अगर आपको इन टॉपिक्स की रिक्सिया, मर्केंशिया, ठीक है, और उसके अलावा एंथोसिरोप्सिडा, ठीक है, मोसिस, इनकी फुल डिटेल चाहिए तो ऑलमोस्ट 50 मिनट्स के लेक्चर जो हैं या 60 मिनट के लेक्चर जो हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में पड़े हैं ब्रायोफाइट्स वाली में, ठीक है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है, या फिर सर्च आउट कर सकते हो एंथोसिरोप्सिडा बाय एक्सप्लोरिंग पांडा, ब्रायोप्सिडा, मोसिस बाय एक्सप्लोरिंग पांडा, या फिर उसके अलावा
आप देख सकते हो अब यहाँ ये रिक्सिया बाय एक्सप्लोरिंग पांडा, तो आपको ये फुल डिस्कशन मिल जाएगी, ठीक है। ये मैं एक जनरल सी डिटेल यहाँ पे दे रही हूँ। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन होता है फुट के ऊपर, ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक जोन जो होता है ना, ये कंटिन्यूसली ऐड करता रहता है नए सेल्स को स्पोरोफिटिक बेस में, ताकि स्पोरोफाइट इलोंगेट करता रहे, ठीक है। और ये कैप्सूल जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके, ठीक है ना। तो तीसरी चीज़ है हमारे पास कैप्सूल। कैप्सूल क्या है, ये मेजर कंस्पीशियस रीजन होता है जो कि लॉन्ग होता है और सिलेंड्रिकल होता है, और इसकी थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या है कि ये लाइट ग्रीन और ग्रीन होता है कलर के अंदर, ठीक है ना। तो ये बात की इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं बाहर की तरफ जैकेट सेल्स होंगे, ये हम कैप्सूल कर रही हूँ यहाँ पे ड्रा, ठीक है। बाहर की तरफ क्या है, जैकेट होती हैं। जैकेट जो होता है ना 4 to 5 लेयर्ड होता है, 4 to 5 लेयर से मिलके बनी होती है जैकेट, और ये स्पोरोजीनियस टिश्यूज के बाहर होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी बाहर वाली जो लेयर होती है इस जैकेट की, वो एपिडर्मस होती है हमारे पास, और इसके पास स्टोमेटा भी होता है, ठीक है ना। दिस जैकेट आल्सो कंटेन स्टोमेटा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, जैकेट के बाद यहाँ पे जो होता है ना कोलोमेला, एक स्ट्रक्चर होता है जैकेट के इनसाइड में, ठीक है ना। जिस तरह के आप यहाँ पे लगा रहे हो, दरमियान में एक स्ट्रक्चर है जो क्या है, कोलोमेला है। तो कोलोमेला का क्या काम है, कैप्सूल की बात कर रही हूँ। एक जैकेट थी, जैकेट मैंने बता दी, किसके पास स्टोमेटा वगैरह होते हैं, एपिडर्मस होता है, ठीक है ना। 4 to 5 लेयर्ड है। उसके बाद है कोलोमेला। कोलोमेला कितने लेयर्ड होता है, 4 to 16 रो का एक स्टीराइल सेल का एक स्ट्रक्चर होता है, और इसका काम क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड इट आल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। वाटर की कंडक्शन करता है और मैकेनिकल सपोर्ट देना इसका काम है। उसके बाद हमारे पास कुछ सेल होते हैं आर्कीस्पोरियम सेल। तो आर्कीस्पोरियम सेल जो होते हैं ये फर्टाइल रीजन है कैप्सूल का, कोलोमेला के इर्द गिर्द है, अराउंड कोलोमेला यहाँ पे आर्कीस्पोरियम सेल है, ठीक है ना। और फर्टाइल रीजन है कैप्सूल का, और इसके अंदर स्पोरोजीनियस सेल्स होती हैं, ठीक है ना। स्पोरोजीनियस सेल वो होते हैं, ये थर्ड रीजन था कैप्सूल का। फर्स्ट था जैकेट, सेकंड था कोलोमेला, थर्ड है आर्कीस्पोरियम। इसके अंदर स्पोरोजीनियस सेल्स होते हैं। तो स्पोरोजीनियस सेल्स जो होते हैं ये हमारे पास कौन से सेल है, स्पोर मदर सेल है, ठीक है ना। तो ये जो स्पोर मदर सेल है इन्होंने म्योसिस करके फिर हप्लॉइड स्पोर्स बना देने हैं, ठीक है ना। हप्लॉइड स्पोर जब बन जाना है तो हमारे पास स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड हो जानी है, गमीटोफिटिक स्पोर की फॉर्मेशन स्टार्ट करती है गमीटोफिटिक फेज को, ठीक है ना। तो स्पोरोजीनियस सेल कौन से हैं हमारे पास, स्पोर मदर सेल, उन्होंने म्योसिस करके हप्लॉइड स्पोर बनाने हैं, और जैसे स्पोर बन गया स्पोरोफिटिक फेज खत्म हो गई, गमीटोफिटिक फेज स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं ब्रायोप्सिडा की। तो क्लास ब्रायोप्सिडा क्या है, ये मोसिस देखे रहते हैं इस क्लास के अंदर, मोस्टली मोसिस। तो मोसिस का ही नाम ले लेते हैं वो क्लास ब्रायोप्सिडा के केस में, ठीक है ना। ये हर जगह पाया जाता है, हालांकि शॉर्ट ग्रोइंग जो प्लांट्स है ना ये बहुत लिमिटेड होते हैं दुनिया में, लेकिन मोसिस हर जगह ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जो मोसिस है ना इसके अंदर लीफ वगैरह जो होते हैं ना ये थोड़े बहुत डेवलप हो गए थे, लीफी स्ट्रक्चर दिखने को मिल गया था। तो अगर हम इसके थोड़े से जनरल करैक्टर देख लें, ठीक है, जनरल करैक्टर्स में क्या है कि जो गमीटोफाइट है ना इसका, गमीटोफाइट वो थोड़ा प्रोस्ट्रेट होता है, ठीक है, थैलॉइडेड होता है, और उसके अलावा इसके अंदर ना कुछ फिलामेंटियस ब्रांच्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटोनीमा। इट इज़ द फिलामेंटियस ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ गमीटोफाइट, ठीक है। उसके अलावा इरेक्ट लीफी गमीटोफोर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, इरेक्ट लीफी गमीटोफोर। गमीटोफोर वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे इंथीरिया और आर्चिगोनिया लोकेट करते हैं, ठीक है ना। तो रेक्ट लीफी गमीटोफोर होता है, लीफी गमीटोफोर के ऊपर इंथीरिया और आर्चिगोनिया लोकेट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात इसकी ये क्या है कि जो गमीटोफिटिक बॉडी होती है ना वो कंसिस्ट करती है स्टेम के ऊपर, मैंने बताया था ना इसके अंदर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो थोड़े बहुत जो होते हैं वो इवोल्यूट करते हैं, इवोल्यूशन थोड़ी सी होती है। तो स्टेम भी आ गई इसके अंदर, ठीक है ना, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर फिर है
स्पायरली अरेंज्ड लीव्स भी आ गए। कहाँ थे लीव? एंथोसिरोप्सिडा के अंदर लीव नहीं थे देखने को मिले, लेकिन साथ ही अगले ग्रुप में लीव देखने को मिल गए हैं, स्पायरली अरेंज्ड लीव्स। और सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन कहाँ पे देखने को मिले हैं? एपिकल पोर्शन में, अपर पोर्शन में इंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया देखने को मिल गए हैं। बड़ी बात है जी। उसके बाद जो है वो राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। राइजोइड्स जो होते हैं वो हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं इनके अंदर, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर राइजोइड देखने को मिलते हैं। ये MCQ भी पूछ लेता है। ब्रांच्ड राइजोइड देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा बिल्कुल ही स्ट्रेट राइजोइड देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्स ऑर्गन्स की, सेक्स ऑर्गन इंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होते हैं ना, ये डेवलप होते हैं सुपरफिशियल सेल से। कहाँ से डेवलप होते हैं? डेवलप फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल कौन से होते हैं? सुपरफिशियल सेल ऑफ द गमीटोफोर। उसके बाद 5th पॉइंट है जो स्पोरोफाइट है ना, वो डिफ्रेंशिएट करती है फुट के अंदर, सीटा के अंदर और कैप्सूल के अंदर, ठीक है। और जो स्फेगनम है उसके अंदर, स्फेगनम के अंदर सीटा एब्सेंट होता है, ठीक है ना, जिस तरह के हमारे पास एंथोसिरोप्सिडा के अंदर था सीटा एब्सेंट, ठीक है। अच्छा 6th देखते हैं। 6th पॉइंट है हमारे पास कैप्सूल वाल जो होती है ना, उसके अंदर स्टोमेटा से जो काफ़ी प्लेसेस पे स्टोमेटा पाया जाता है। उसके बाद क्या बात की उसने? अच्छा 6 पे वो क्या बात करता है कि जो आर्किस्पोरियम सेल, आर्किस्पोरियम सेल इसके अंदर जो होते हैं, आर्किस्पोरियम सेल किसको कहा जाता है? स्पोरोजीनियस सेल को। स्पोरोजीनियस सेल्स का जो मास होता है ना, ये कहाँ से डेवलप होता है? इट डेवलप फ्रॉम दी आउटर लेयर ऑफ एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, एंडोथीशियम मतलब इनर लेयर। देखो ये मैं 2 लेयर्स बनाती हूँ। बाहर वाली लेयर को आप एम्फीथीशियम का नाम दे देते हो, ठीक है, अंदर वाली लेयर को आप एंडोथीशियम का नाम दे देते हो। तो ये एंडोथीशियम की जो ऊपर वाली लेयर है, इस एंडोथीशियम की ऊपर वाली लेयर से आर्किस्पोरियम डेवलप कर जाते हैं। मतलब कि वैसे ऊपर वाली लेयर एम्फीथीशियम ही है, लेकिन एंडोथीशियम की ऊपर वाली लेयर कौन सी से आर्किस्पोरियम डेवलप करते हैं, जो कि नेक्स्ट जो है स्पोरोजीनियस सेल्स जो नेक्स्ट स्पोर बनाने हैं मियोसिस करके, ठीक है। इलेटर्स जो होते हैं ना वो नहीं पाए जाते, इनके अंदर इलेटर्स की एब्सेंस होती है, ठीक है। ये भी बात आपने याद रखनी है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या है? फ्यूनेरिया, ठीक है ना। तो फ्यूनेरिया का डिटेल लेक्चर में अपनी जो है वो चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं फ्यूनेरिया, या फिर आप देख सकते हैं फ्यूनेरिया बाय एक्सप्लोरिंग पांडा, आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलीट्राइकम का भी जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। ब्रायोफाइट्स के बहुत से मेंबर की मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है, ब्रायोफाइट की प्लेलिस्ट में जाके देख लो, या फिर उसको सर्च आउट कर लो एक्सप्लोरिंग पांडा का टैग साथ लगा के, तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू सो, अगर आपको समझ लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।